तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल की और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। क्योंकि अगर आपको एक ऐसा हीरो देखना है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो कि उसके सामने दुनिया का कोई भी इंसान ना टिक पाए, तो ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। एक बंदा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि दुनिया का कोई भी कल्टिवेटर उसका मुकाबला ना कर सके। इस सीरीज में आपको हल्के हल्के वाइब आएगी वांग लिन वाले और जू यांग के, जिन दोनों के सामने कोई भी आ जाए टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो दोनों अकेले एक एक प्लैनेट को खत्म करने की ताकत रखते हैं और उसी तरह का बैड एस हमारा हीरो भी होने वाला है। तो ज्यादा इंट्रो देकर हम सीरीज को स्पॉइल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक ओल्ड मैन जो होता है वो कुछ बच्चों को कहानियां सुनाता हुआ नजर आता है। वो कहानी बता रहा था कि आज से करीब 30,000 साल पहले एक बंदा पैदा हुआ था। वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसने 6 साल की उम्र में अपना नेटसन 100 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि अब तक का पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि 6 साल में कोई भी नेटसन 100 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। और उसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उसने इतनी कम उम्र में अपने सबसे हाईएस्ट रैंक को ब्रेक थ्रू किया, जो कि एम्परर रैंक होता है। जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा था तब तक ये हेवन भी उस इंसान से डरता था। हेवन को वो अपने हाथों की कठपुतली समझता था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके ऊपर आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज से करीब 10,000 साल पहले, यानी कि जब उसको पैदा हुए 20,000 साल हो चुके थे और सब कुछ उसने हासिल कर लिया था, तब एक ऐसा मौका आया कि दुनिया को उसकी तबाही से, दुनिया को उसके डर से बचाने के लिए हेवन और अर्थ ने मिलकर एक ट्रिब्यूलेशन क्रिएट किया, ताकि उस ट्रिब्यूलेशन के जरिए उस बंदे की जान ली जा सके। क्योंकि अगर वो और ज्यादा जिंदा रहा तो सच में वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा और पूरी दुनिया सिर्फ उसके इशारों में चलेगी, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। इस वजह से हेवन और अर्थ को एक साथ होना पड़ा उसको खत्म करने के लिए, और उन्होंने मिलकर उसकी सोल को, उसके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज उस बंदे को मरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसके नाम से दुनिया डरती है। बच्चे तो ये कहानी सुनकर बिल्कुल पगला ही जाते कि क्या आप सच कह रहे हैं, क्या कमाल का बंदा रहा होगा वो। हम तो उससे मिलना चाहते हैं, काश हमारी किस्मत में होता तो हम उससे मिल पाते हैं। अगर उससे नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम उसके जैसे जरूर बनना चाहते हैं। वो कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो ओल्ड मैन भी कहते हैं कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम हुआ करता था कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो उसकी दीवानी थी। जितना वो स्ट्रॉन्ग था उतना ही ज्यादा वो हैंडसम भी था। उसकी कोई एक झलक पा ले तो कभी वो अपनी आंखें बंद ना कर पाए। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। तो हम वहाँ पर उस जगह पे एक बंदे को देख पाते हैं जिसको उस ओल्ड मैन की कहानी बहुत पसंद आती है, और वो एक सोने का सिक्का उछाल कर उसको देते हुए कहता है कि वाह बड़ी मस्त कहानी सुनाते हो, जरा और कंटिन्यू करो उस कहानी को, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये बंदा काफी मिस्टीरियस और काफी हैंडसम लग रहा था। तो इस वजह से वो ओल्ड मैन यहाँ पर और ज्यादा तारीफ करने लग जाता है उसी मिस्टीरियस बंदे की जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लग गया था कि 20,000 साल तक के वो जिंदा रहा तब तक कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला कर ही नहीं पाया। पर अफसोस तो वही दिन हुआ जब जाकर हेवन और अर्थ ने मिलकर उसको खत्म करने की साजिश की और उसको खत्म करके रख दिया। लेकिन वो बंदा जो यहाँ पर अभी सिक्का दिया था वो कहने लग जाता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी तक के खत्म हुआ होगा, क्योंकि जब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो इतनी जल्दी उसके मरने का कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे वाह तुम्हारी बात अगर सच हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज के लोग एक बार फिर से उस इंसान को एक बार फिर से देखना चाहता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना हैंडसम हुआ करता था। लेकिन शायद अब ये पॉसिबल नहीं है। जब से वो बंदा गया है तब से उसका सेक्ट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो उस सेक्ट की शान बढ़ा सके। तभी देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदल जाता है और सामने हम देख पाते हैं आसमान के अंदर एक बहुत ही अजीब सा फिगर क्रिएट हुआ है। वो जो बंदा यहाँ पर भी सिक्का दिया था वो देखकर कहना चाहता है कि अरे ऐसा स्ट्रेंज फिनोमेना तो इससे पहले तब हुआ था जब मैंने चैलेंज किया था हेवन और अर्थ को। और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही एम्पायर है जो कि 10,000 साल पहले मर गया था। वो हमें अपनी कहानी बताता है कि जब हेवन और अर्थ ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो किस्मत से मैं बच गया था, मैं मरा नहीं था। दुनिया को लगा कि उस हेवन और अर्थ ने मिलकर मुझे मार दिया, लेकिन उन लोगों ने ये भुला दिया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि हेवन और अर्थ को अपनी मुट्ठी में लेकर चलता हूँ। मैंने उसी टाइम मौका देखकर पूरे के पूरे वो ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और हेवन और अर्थ को उसकी औकात दिखा दी कि वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सका। उस टाइम मैं बना हेवनली एम्पायर जो कि हेवन और अर्थ के ऊपर राज करता है। लेकिन आज तक कि मैं जिंदा हूँ इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। सबको यही लगता है कि मैं 10,000 साल पहले ही मर गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कोई भी मेरे बारे में जानता होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये स्ट्रेंज फिनोमेना वापस से क्रिएट क्यों हुआ। ये तो तब हुआ था जब हेवन और अर्थ मेरे खिलाफ थे। तो अब ऐसा कौन आ गया जिसके खिलाफ हेवन और अर्थ वापस से गया? या ये ऐसा तो नहीं कि हेवन और अर्थ को पता चल गया कि मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ, क्योंकि तब से मैं पिछले 10,000 सालों से एक नॉर्मल और मॉडल लाइफ जी रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने डेली के काम खुद से करता हूँ और आराम से एक सुकून भरी जिंदगी जीता हूँ। दुनिया के इस झंझट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने सारे लेवल ब्रेक थ्रू कर ही लिया है तो मुझे अब और रखा ही क्या है करने में। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक सुकून की जिंदगी जीने का फैसला किया है।
तब देखते देखते वो जो स्ट्रेंज फिनोमेना क्रिएट हुआ था ना, वहाँ पर हेवन की तरफ से एक लिस्ट आती है और वो एक आवाज से कह रहा था सभी लोगों को कि मैं हेवन की तरफ से भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हेवन ने ये कहा है कि पिछले 50,000 सालों में जो भी इंसान अभी तक के जिंदा है या फिर वो मर भी क्यों न गया हो, उसके नाम से एक एक रिवॉर्ड क्रिएट किए गए हैं। यानी अगर कोई 50,000 पहले से लेकर आज के टाइम तक है, जो भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा ना, उसमें से टॉप 10 की एक लिस्ट बनाई गई है और हर एक लिस्ट में जो बंदा आएगा उसको अलग अलग हिसाब से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो पिछले 50,000 साल से जो सर्वाइव कर रहा है उसके लिए तो किस्मत बहुत अच्छी कि उसको डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो मर चुका है उसके लिए हमने अलग से इंतजाम किया है। तो अब देखना जाएगा कि दुनिया में इतने सालों के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है उसकी लिस्ट में कौन आता है। तो ये सुनकर अपना जो हीरो था वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अरे यार, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अभी तक के मरा नहीं हूँ, क्योंकि अगर पिछले 50 साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो पूरे की पूरे 50 साल में कोई था ही नहीं। तो जब नंबर 1 की बात आएगी तो वहाँ पर तो मेरा नाम हो सकता है। तो अपना हीरो कहने लग जाता है कि लगता है कि जो मैंने सीक्रेट छुपा कर रखा है दुनिया से 10,000 सालों से कि मैं एक मॉडल हूँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब लगता है कि ये सीक्रेट सबके सामने बाहर आने वाला है और मुझे मेरी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। भाग यार, क्या किस्मत है, मैं 10,000 साल से सुकून से मॉडल की तरह रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे वापस से उन्हीं कल्टीवेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर किन्हान नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। वो कह रही थी कि जब यहाँ पर हेवन ने रिवॉर्ड देने का डिसाइड किया है ना, तो हो सकता है कि वो रिवॉर्ड मुझे भी मिले, क्योंकि मैंने भी अपना इमॉर्टल एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू किया है। और अगर हेवन मुझे रिवॉर्ड देगा तो उसके बाद हो सकता है कि मैं अपना हेवनली इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू कर लूं, क्योंकि ये किन्हान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है कि वो 50,000 साल वाली जो लिस्ट है ना उसमें टॉप 10 में आ जाए। वो कहती है कि अगर मैं इस लिस्ट के अंदर नहीं आई ना तो मैं इस लिस्ट को मानती ही नहीं हूँ, मैं मानूंगी ये लिस्ट बेकार है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरा इस लिस्ट में आना बनता ही है, भले से 10वें नंबर पे क्यों ना रहूं, लेकिन इस लिस्ट में मैं जरूर रहूंगी। और ये किन्हान जो है ना वो लवर हुआ करती थी अपने हीरो की, यानी कि अपने हीरो का नाम है ली लान। और जब वो जिंदा था ना तो वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो कहने लग जाती कि अगर अभी के टाइम पे ली लान जिंदा होता ना तो कोई डाउट ही नहीं है कि नंबर 1 रैंकिंग पे वही आता इस हेवनली लिस्ट के। पर अफसोस की बात है कि इस लिस्ट को आने में बहुत टाइम लग गया। 10,000 साल पहले ये लिस्ट आई होती ना तो अब तक के वो फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर लिया होता, लेकिन उसको क्या पता कि अभी भी ली लान जिंदा है और अभी भी फर्स्ट रैंकिंग उसी को मिलने वाली है। वो किन्हान कहना चाहते कि फर्स्ट रैंकिंग किसको भी मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ली लान कहीं ना कहीं जिंदा होगा, वो जरूर आएगा, और अगर वो लौट कर नहीं भी आता ना तब भी मेरे लिए तो फर्स्ट रैंक है वही है। तो इसके बाद हम कुछ और अलग अलग बंदों को देख पाते हैं। ये सभी एम्पायर रैंक को ब्रेक थ्रू कर चुके थे, लेकिन एम्पायर रैंक में बहुत सारे रैल्म आते हैं। एक अर्थ एम्पायर होता है, एक हेवनली एम्पायर होता है, एक मॉडल एम्पायर होता है, इस तरह का। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर रैंक होता है ना वो होता है हेवनली एम्पायर रैंक, जो कि अपने सिर्फ ली लान ने ही ब्रेक थ्रू किया है। तो जितने भी लोग यहाँ पर थे स्ट्रॉन्ग वाले, वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि ये लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि हम में से ही को फर्स्ट रैंकिंग पे आएगा, क्योंकि ली लान जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर ली लान जिंदा रहता तो आराम से उसी को फर्स्ट रैंकिंग मिलती, लेकिन अब वो मर चुका है तो फर्स्ट रैंकिंग हम में से ही किसी एक को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिले तो हम पूरी दुनिया में आग लगा कर रख देंगे, क्योंकि हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरे इन 50,000 साल के अंदर कोई आया ही नहीं है, ना ही कभी कोई आएगा। तो अब लिस्ट में 10वें नंबर का नाम पहले लिया जाता है, जो कि नाम जाहिर सी बात थी वो किन्हान का था, क्योंकि वो कह रही थी कि 10वें नंबर पे आएगी, लेकिन वो आएगी जरूर इस टेस्ट में, तो 10वें नंबर पे वो थी। तो इस वजह से हेवन से आवाज आती है कि किन्हान ने जो 10th रैंकिंग को हासिल किया ना उसके लिए उसको एक 5 एलिमेंट ग्रेड दाव एसेंस लिक्विड दिया जाता है, जो कि उसका हेल्प करेगा आगे के रैंक को ब्रेक थ्रू करने में। तो ये सुनने के बाद एक बंदा होता है जो कि अंडरवर्ल्ड के अंदर रहता था, वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि किन्हान को वो एसेंस लिक्विड कैसे मिल सकता है, वो तो मुझे चाहिए था। अगर उसको एसेंस लिक्विड मिला है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको हेवनली एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू करने में। अगर ये हो गया तो वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर वो मुझे एसेंस मिल गया होता तो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, हेवनली एम्परर रैंक को मैं ब्रेक थ्रू करता। लेकिन मुझे उम्मीद बस ये लगानी है कि मुझे और अच्छे रिवॉर्ड मिले, मैं टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आ जाऊं, तो मुझे कम से कम ऐसा ट्रेजर तो मिले जिसके जरिए मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जितने भी लोग तो यहाँ पर वो ये चीज देखकर कहने लग जाते कि सच में यार 10वें रैंक वाले को इतना कमाल का ट्रेजर दिया गया है, तो वही सोचो कि जो दूसरे तीसरे चौथे या पहले नंबर पे होगा उसको तो कितना कमाल का ट्रेजर मिलेगा। यही सोच कर उनको खुशी हो रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि फर्स्ट रैंकिंग तो हमारी होने वाली, तो हमें कितना अच्छा ट्रेजर मिलने वाला है हेवन की तरफ से। जितने भी लोग थे जो लोग उम्मीद लगा कर रखे थे कि हम कम से कम 10th पे आ जाएंगे, उनको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर हमारी जगह इस किन्हान को वो पिल मिल गई, अगर वो एसेंस हमें मिल गया होता तो हम तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। अब बेचारे किन्हान ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके इतने सारे दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि सभी ने लगा था कि वो लोग 10th पे तो आ ही जाएंगे कम से कम, लेकिन 10th तो उस किन्हान को जगह मिल गई। तो बाकी जिन्होंने भी उम्मीद लगाई थी उनकी उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी। यही वजह से उनको किन्हान के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। तो किन्हान को जब यहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाता है ना रिवॉर्ड वाले, वो बहुत ज्यादा खुशी आती है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने अपना सपना लगा कर रखा था वो मुझे मिला। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आऊँ, लेकिन जिस रैंक पे मैं आई हूँ उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब बस मुझे मेहनत करनी है और उसके बाद मैं अपना हेवनली एम्परर रैंक ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीब 5,000 साल के अंदर ही मैं उस रैंक को ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। तो वही हम लेलान को देख पाते, वो तो आराम से बैठकर अपना चाय पीते हुए देख रहा था
जाता है कि चलो देखते हैं कि किसको कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं, कौन कौन से रैंकिंग पे आता है। उसको तो मस्त मजा आ रहा होता है ये सारा का सारा तमाशा देखने में। तो 9th रैंक की जो बारी आती है ना, वो मिलता है एक जिंडियान नाम के बंदे को, जो कि असल में किन्हान का बहुत बड़ा दुश्मन है। और उसको एक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक मिली थी जो कि बहुत ज्यादा कमाल की हो सकती है, और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो किसी भी कॉन्टिनेंट को आराम से उड़ा सकता है इससे। वो कहना चाहता है किनान से कि किनान तुम्हें तो वो एसेंस लिक्विड मिला है ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे उससे, लेकिन जो मुझे मिला है मैं उसके जरिए तुम्हारी वाट लगा सकता हूँ, इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारी वाट लगाने के लिए। तो इस चीज को देखकर लीलान जो होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि किनान तो अब मुसीबत में पड़ जाएगी, वो जेंटियन उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता है। अब लीलान भी जानता था कि किनान उसको पसंद करती है, तो वो उसको ऐसा तो तकलीफ में नहीं देख सकता। वो कहने लग जाता है कि ये फाइट ना ही हो तो ही बेहतर है, वरना किनान को चोट लग सकती है, क्योंकि जो थंडर स्वॉर्ड टेक्निक अभी जेंटियान को मिली है उसके जरिए वो आराम से किनान को हरा भी सकता है और उसकी जान भी ले सकता है, जब तक कि अगर वो अपना हेवनली एम्परर ब्रेक थ्रो नहीं करती है। लेकिन वो करने में तो उसको 5000 साल लगेगा, उससे पहले ही आकर हो सकता है कि जेंटियान उसके ऊपर हमला कर दे। तो 8 नंबर का जो रिवॉर्ड मिलने वाला था वो एक जियानवू एम्परर नाम के बंदे को मिलने वाला होता है, जो कि एक फायर एलिमेंट का एसेंस था। वो जो जियानवू नाम का बंदा था ना, वो इमॉर्टल रैंक के लेट स्टेज पे मौजूद था। अब जब किन्हान थी वो इमॉर्टल रैंक के अर्ली स्टेज पे थी, उसके बाद जेंटियान उसके मिड स्टेज पे था, और अब यहाँ पर जो आया था वो बंदा उसके परफेक्ट स्टेज पे था, यानी कि पीक स्टेज पे। तो सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं कि यार 8वें नंबर पे एम्परर रैंक के पीक स्टेज का बनता है, तो नंबर 1 रैंक पे कौन होगा। हमको तो लग रहा था कि एम्परर रैंक के पीक स्टेज का बंदा आराम से टॉप 3 के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो तो 8वें नंबर पे। मतलब साफ है कि इस बार की जो लिस्ट है ना टॉप 10 वाली, उसमें इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जिसको या फिर दुनिया ने कभी सुना ही नहीं है या जाना ही नहीं है, व फिर वो इतने ज्यादा कमाल के हैं कि दुनिया में उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो पहले के जो 3-4 बंदे थे जिन लोगों ने कहा था कि हमारी फर्स्ट रैंकिंग पक्की है, वो लोग कहने जाते कि यार अब तो हमें डर लगने लग गया कि हम टॉप 3 के अंदर या फर्स्ट रैंकिंग पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे 8वें नंबर पे हैं तो फर्स्ट पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है हमें। तो अगर हमारे अलावा हमारी पहचान में, हमारी नजर में तो कोई भी बंदा नहीं है जो स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसा कौन सा बंदा आ गया दुनिया में जो से छुपा कर रहता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे सामने भी उसकी पावर हमसे कहीं गुना ज्यादा हो। तो इसके बाद यहाँ पर जितने भी आगे के रिवॉर्ड वगैरह थे ना, वो जल्दी जल्दी सभी को दे दिए जाते हैं। सभी ज्यादा जो थे उनमें से सभी को ज्यादातर एसेंस वगैरह ही मिल रहा था, क्योंकि एसेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिनमें से कोई असुर ड्रैगन क्लान का एम्परर होता, तो कोई फिनिक्स बर्ड क्लान की एम्परर होती, या फिर कोई और अलग क्लान का एम्परर होता, उसको इस तरह के रिवॉर्ड दिए जा रहे थे। तो यही वजह से वो जो बंदे लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए होते कि यार ये लिस्ट हमें तो गलत लगती है, हम लोग ज्यादा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमारा नाम इतना पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि हम फर्स्ट पे आएंगे उनका नाम 5वें नंबर पे आ गया था। तो इसी वजह से उनका दिमाग खराब था कि हम तो फर्स्ट पे आने वाले थे ना, हमें 5 पे दे दिया गया। मुझे लगता है कि इस रैंकिंग के अंदर कुछ तो कुछ फॉल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कोई दुनिया में है ही नहीं, तो हम इतने लेट रैंकिंग पे क्यों आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर हेवन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता वो कहता है कि तुम्हारी लिस्ट ही बेकार है, तो हेवन उसको पनिशमेंट देकर उसके रिवॉर्ड भी ले लेता और उसकी वार्ड भी लगा देता, क्योंकि हेवन के हिसाब से ये रैंकिंग बिल्कुल परफेक्ट उसने बनाई थी। तो इसलिए वो लोग कहना चाहते कि लगता है कि हमने सिर्फ सपना देख लिया कि हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे भी स्ट्रॉन्ग बंदे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जो टॉप 4 बचे हुए थे उनके लिए हेवन कहता है कि ये जो अनाउंस किया जाएगा ना, वो आज नहीं किया जाएगा, वो कल किया जाएगा। तो वो जो अंडरवर्ल्ड वाला बंदा था वो कहना चाहते कि यार एक दिन का सस्पेंस बना कर रख दिया, मैं तो इंतजार करता कि कौन फर्स्ट रैंकिंग पे आता है। अगर वो लीलान जिंदा होता तो वो तो फर्स्ट रैंकिंग पे आता ही, न जाने हेवन को उससे क्या जलन हो गई कि उसने उसकी जान ले ली। हेवन और अर्थ को एक साथ आकर मिलना पड़ा, तब जाकर वो एक बंदे को मार पाया। काश वो जिंदा होता तो आज तो मजा ही आ गया होता, अब कंफर्म हो जाता कि वही फर्स्ट रैंकिंग का बंदा है। लेकिन अपने लीलान को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आराम से घर में बैठा हुआ था और चिकन तोड़ तोड़ के खा रहा था कि यार बहुत खा लिया आज तो पेट भर गया, मजा ही आ गया। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि यार हेवन काय के लिए नाटक करके रखा हुआ, जल्दी बताते था कि फर्स्ट रैंकिंग में कौन है, क्योंकि लीलान तो सोच रहा था कि चलो मैं ना रहा हूँ फर्स्ट रैंकिंग में, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर वो फर्स्ट रैंकिंग पे आ गया तो वो अपनी मॉडल लाइफ को वापस से नहीं जी पाएगा। वो तो ढेर सारी शराब भी पी लेता है, और शराब पीने के बाद वो अपने ही बड़बड़ाने लगता है कि अरे मैं तो दुनिया का पापा हूँ, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, मैं इतना काबिल हूँ कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सका। वो अपनी तारीफों के गुन गाने लग गया था, लेकिन सभी को लगता है कि ये भाई नशे में है, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है, इसलिए कोई उसकी बात मानता ही नहीं। जबकि उनको क्या पता कि सच में ये बंदा ऐसा है कि दुनिया को अपनी उंगली पे नचा सकता है। आसपास के जो लोग थे वो लीलान को उठाकर उसके घर पे लेकर आते हैं और उसको वहाँ पे लेटा देते हैं। उससे कहना चाहते हैं कि यार तू अकेले कब तक रहेगा, हम यहाँ पर कब तक तेरा ख्याल रख पाएंगे, तू अपनी वाइफ बना लेना, इतना हैंडसम दिखता है, इतना काबिल दिखता है, तो किसी से शादी कर ले, उसके बाद वो तेरा ख्याल रखेगी। अकेले शराब पीकर कहीं भी पड़ा रहता है तो को उठाकर लाना पड़ता है, वो उठाकर ले आएगी तुझे। तो लीलान नशे में कहना चाहते कि जा किसी दुल्हन को उठाकर लेके आ जा। तो बंदा कहते कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं किसी लड़की को लेकर आता हूँ जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, मस्त वाली लाऊंगा, बढ़िया वाली। तो जब अगली सुबह होती है और यहाँ पर लीलान का नशा उतरता है ना, तो वो देख पाता है उसके घर के अंदर की एक लड़की मौजूद है। वो उससे कहना चाहता है कि अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसने रात में क्या कह दिया था कि किसी दुल्हन को लेकर आया जाए। तो उसके लिए ये दुल्हन आ गई थी और लीलान उसको पहचान ही नहीं पाया। वो कहता है कि तुम हो कौन। तो
वो लड़की डर जाती है, अरे आप मुझे इतना अचानक से आकर डरा दिया। वो भी लड़की भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो कहना चाहती कि मुझे तो यहाँ पर ये कह के लाया गया कि आपको किसी दुल्हन की तलाश है और आप शादी करना चाहते हैं, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर लीलान पगला जाता है कि अरे बाप रे, ये मैंने कब कह दिया? अरे जिसने यहाँ पर भेजा उसको पता भी है क्या मैं हेवनली एम्परर हूँ और यहाँ पर मैं एक मॉडल लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? पागल हो गया क्या वो? ये कोई मैच ही नहीं बनता है। लगता है कि उस बुढ़ऊ को मैंने नशे में कुछ भी कह दिया, उसने सच मान के यहाँ पर मेरे लिए दुल्हन लेकर आ गया। तो लीला उस लड़की से कहना चाहते कि देखो भूल जाओ, जो मैंने कहा था ना, शायद वो नशे में कुछ भी कह दिया होगा। मुझे अभी किसी दुल्हन की जरूरत नहीं, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तो ये सुनकर वो लड़की वहीं पर रोने लग जाती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो बड़ी उम्मीद लगा कर यहाँ पर आई थी कि मेरी शादी होगी आपसे और मैं तो आपको पसंद भी करने लगी थी क्योंकि आप इतने ज्यादा हैंडसम है, तो आप मेरा ऐसा दिल नहीं तोड़ सकते। आप ये करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपने नहीं किया तो मैं जाकर मर जाऊंगी। अगर आपको मुझे अपनी वाइफ नहीं बनाना तो मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे अपने पास तो रखिए। मैं आपके लिए सारा काम कर दूंगी, सारी मदद आपके लिए कर दूंगी, क्योंकि जहाँ पर मैं रहती थी ना, वहाँ पर मुझे अच्छे से नहीं रखा जाता था, वहाँ पर लोग मुझे मारते थे। तो कम से कम अगर यहाँ पर रह लूंगी तो मुझे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगी। अगर एक साल तक की मैं अगर अच्छे से नहीं रहना तो अगले साल आप मुझे निकाल देना, चल जाएगा वो भी। तो अपना लीला ने शायद सख्त दिल का लौंडा तो है नहीं, वो कहना चाहता है कि ठीक है रह लो यहाँ पर, तुम छोटे मोटे जो मेरे काम होंगे वो कर देना, लेकिन मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करना। और थोड़ा जाकर कल्टीवेशन किया करो, यहाँ पे बैठ के टाइम पास मत करना, थोड़ी कल्टीवेशन करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के काम करना था, क्योंकि बिना कल्टीवेशन के यहाँ इस दुनिया में कौन ही सर्वाइव कर पाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस थी, क्योंकि ये जो लड़की है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। ये पिछली लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन उसका ये पुनर्जन्म है। तो वो कहने लग जाती कि मुझे सिर्फ एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर मैं रहकर अपनी कल्टीवेशन को वापस से इंक्रीज कर सकूं, और जब मेरे सामने ये बंदा है, ये मेरी हेल्प करेगा कल्टीवेशन इंक्रीज करने में, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इस लाइफ में। हालांकि वो एक मॉडल इंसान है, आम लड़की है, लेकिन असल में उसके पास पिछली लाइफ का सारा एक्सपीरियंस है। वो थोड़ी मेहनत करे तो वो खुद वापस से एक एम्प्रेस बन सकती है। बहुत ही पीक लेवल की और काफी टॉप लेवल की कल्टीवेटर बनेगी वो कहती मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ पर महसूस किया कि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकता है। इसलिए मैंने लीलान को बहाना करके फंसा लिया ताकि वो मुझे यहाँ पर रहने की जगह दे दे, जबकि उसको नहीं पता कि लीलान अगर चाहे तो उसको वापस से पूरी की पूरी कल्टीवेशन हेल्प करने में, गेन करने में मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए यही दिक्कत थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकती कि वो पिछली लाइफ में एक एम्प्रेस हुआ करती थी। वैसे ही लीलान के लिए भी वही दिक्कत थी कि वो भी रिवील नहीं कर सकता कि वो इतना कमाल का कल्टीवेटर है कि दुनिया उसके सामने झुकती है। अब दोनों यहाँ पर रह रहे थे मॉडल की तरह, लेकिन दोनों का पास्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि जिसके बारे में सोच पाना भी नामुमकिन होगा किसी के लिए भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि लीलान के लिए कोई बात छुपी भी नहीं रहती। वो कहते हैं कि मेरे पास केओस डिवाइन आई की पावर है और इसके जरिए मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ को देख सकता हूँ। और मैंने इसके जरिए ये पता लगा लिया कि जो लड़की यहाँ पर आई है ना, वो कोई आम लड़की नहीं, इसकी पिछली लाइफ क्या थी। यहाँ तक कि मैं इसके फादर से भी मिल चुका हूँ और काफी टाइम हम दोनों ने एक साथ गुजारे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ होगा कि मैं इस लड़की से एक बार फिर से इस लाइफ के अंदर मिल जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना है, अपनी पावर को वापस से रीगेन करना है, तो मैं किसी न किसी तरह से इसकी हेल्प कर दूंगा। जबकि इसके फादर ने मेरी हेल्प की थी तो वह एहसान इसका उतार देता हूँ मैं इसकी हेल्प करके। तब तो यहाँ पर लीलान उस लड़की की हेल्प करने के लिए तैयार हो चुका था ताकि उसको उसकी खोई हुई पावर वापस हासिल करने में मदद कर सके। तभी हम देख पाते हैं कि लीलान को नजर आता है आसमान के अंदर किसी का बैटल हो रहा है। तो वो वहां जाकर देखने लग जाते हैं कि ऐसा में ये बैटल हो किसका रहा है। तो जिसका उसको डर था वही बैटल यहाँ पर हो रहा था, जो हो रहा था किनान का उस जिंटियान के साथ, क्योंकि दोनों की दुश्मनी है। तो जिंटियान ने यही मौका देखकर सीधा किनान के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि किनान ने अभी तक अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाई थी। और उनका बैटल इतना खतरनाक था कि पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, क्योंकि जब दो इमॉर्टल आपस में फाइट करते हैं ना, तो पूरा का पूरा इलाका आसानी से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। उनकी पावर के सामने कोई टिक ही नहीं पाता। और यही सीन यहाँ पर भी अभी हो रहा था। तो ये देखकर लीलान जो होता है ना, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है जहाँ पर मॉडल इंसान रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनकी चारों तरफ, ताकि जो फाइट हो रही है उनसे उनको कोई तकलीफ ना हो। तो मॉडल लोग यहाँ पर देखकर लीलान को कहने लग जाते कि ये अपना बंदा ये बहुत ज्यादा कमाल का है। उनको नहीं पता था कि ये वही लीलान है जो कि बहुत टाइम पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है जो कि थोड़ी बहुत कल्टीवेशन जानता है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि 10,000 साल से ऐसे के ऐसे ही एज में यहाँ पर लीलान रह रहा है, तो सभी को शक था कि ये कोई आम इंसान नहीं, कोई इमॉर्टल ही है। तो गांव के सारे लोग उसको मिस्टर इमॉर्टल कहकर बुलाते हैं। और जितने सालों तक यहाँ पर लीलान रहा है ना, हमेशा वो सभी की मदद करता है। जो अच्छे लोग हो, जो मॉडल इंसान हो, जिनको जरूरत हो, वो सबकी मदद करता है। कभी वो पीछे नहीं हटता मदद करने से। इसलिए वो कह रहा था कि ये लाइफ मुझे छोड़कर नहीं जानी है। ये इमॉर्टल वाली लाइफ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत बोरिंग हो चुकी है, तो मुझे मॉडल लाइफ की तरह ही रहना है। लेकिन अगर वो लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पे आ गया तो बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि ये वही लीलान है। तो वही वो किन्हान जो थी ना, वो जिंटियान के सामने हारने वाली होती है। वो पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि वो अब बचेगी। इस वजह से वो कहने लग जाती है लीलान से कि लीलान तुम तो चले गए ना, लगता है कि अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इस लाइफ में नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली लाइफ में हम दोनों जरूर मिलेंगे। अब वो अपनी हिम्मत हार चुकी थी। तभी वहां पर वो जिंटियान जो था वो अटैक देकर मारने वाला होता है उसके ऊपर, ताकि
एक ही अटैक के अंदर वो किन्हान की जान ले सके। लेकिन जैसे वो ये अटैक कर पाता कि इससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है और एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आई थी, जो कि इसने ज़ेंटियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहता है कि तुझे पता है तूने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है, ये इलाका मेरा है और आज के बाद तू कभी भी यहाँ पर अपनी नजर उठाकर देखा भी ना तो तुझे फाड़ कर रख दूंगा। ज़ेंटियान समझ चुका था कि जिसकी ये ऑरा है, जिसकी ये आवाज है ना, वो उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो डर जाता है। वो कहना चाहता है कि ठीक है सुनिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके इलाके के अंदर आ गया, मैं चला जाऊंगा यहाँ से और लौट कर कभी नहीं आऊंगा। इसलिए डर के मारे ज़ेंटियान वहां से भाग जाता है। वो किन्हान को नहीं मार पाता। तो किन्हान जब ये आवाज सुनती है ना, वो कहना चाहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है, कहीं ये आवाज लीलान की तो नहीं है ना, क्योंकि ये आवाज उससे बहुत ज्यादा मिलती है। मुझे पूरा यकीन है कि लीलान की ये आवाज होगी, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है अभी तक के। वो चिल्लाते हुए कहती है लीलान से कि लीलान क्या तुम जिंदा हो? अगर जिंदा हो तो कम से कम मुझे एक बार आवाज लगाकर पुकार तो लो, कम से कम। कितना इंतजार करी, मैं 10,000 साल से तुम्हारा इंतजार करी, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? लेकिन फिर उसको लगता है कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, लीलान 10,000 साल पहले मर चुका है, तो वो यहाँ पर वापस कैसे आ सकता है? किसी और की आवाज होगी जो मैंने समझ लिया कि लीलान की आवाज है, जबकि उसका शक बिल्कुल सही था क्योंकि ये आवाज लीलान की ही थी। वो कहने लग जाती है उस सीनियर से कि आप जो भी हो, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली, वरना भी यहाँ पर ज़ेंटियान मुझे मार दिया होता। तो हम देख पाते कि ये जो हेल्प करा था वो तो किसी और नहीं बल्कि लीलान ने ही किया था किन्हान को बचाने के लिए। वो कहना चाहते कि शायद ये आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, बस तुम मेरे लिए दीवानी हो, इस वजह से मेरा दिल किया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। मेरे अंदर किसी भी लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है, और जो मुझे लगता है कि सही इंसान है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, जो मेरे ऊपर टिका हुआ है मैं उसकी जरूर मदद करता हूँ। तो उसके बाद लीलान जो था वो उस लड़की को देख करने चला जाता है जिसका नाम है चेन ली, मतलब अभी जो लड़की आई थी ना जो कि पिछले लाइफ में एक एम्प्रेस है, उसका नाम है चेन ली। तो वो देखकर कह रहा था कि अरे वाह, चेन ली ने तो अपना सिर्फ एक रात के अंदर कम से कम 4 से 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि अर्ली स्टेज के हैं, और ऐसा रहा तो वो बहुत जल्दी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करके वापस से पुरानी लाइफ की पावर को रीगेन कर लेगी। लेकिन खाली यहाँ पर इसको क्या मैं कल्टिवेशन करने के लिए रखा हूँ? नहीं, इसको मेरा काम भी करना पड़ेगा ना। तो वो चेन ली के पास जाता है, उसे कहना चाहती है कि देखो सुबह हो गई, मेरा नाश्ता किधर है, मेरे को नाश्ता बनाकर कौन देगा? तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई ना, तो फटाफट से नाश्ता बनाओ। यहाँ पर लीलान जो था वो उसके मजे ले रहा था कि यहाँ पर बड़ी एम्प्रेस बनती है ना, लेकिन अभी तो तुझे मेरी जरूरत है, मेरी हेल्प के जरिए तू यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकती, तो मेरा काम भी तुझे करना होगा। इस वजह से वो उसको परेशान कर रहा था। तो चेन ली कहने जाती कि अरे हाँ, मैं भूल गई थी, मैं भी बनाती हूँ आपके लिए नाश्ता, टेस्टी वाला बनाऊंगी, बस आप आराम कीजिए। लेकिन वो ये भूल जाती कि अरे यार, नाश्ता बनाते कैसे, मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता, क्योंकि मैंने सिर्फ कल्टिवेशन पावर को कल्टिवेट करना सीखा, नाश्ता बनाना तो सीखा ही नहीं है। तो चेन ली कहना चाहती कि ये लगता है कि ना लीलान मुझे परेशान करके रखेगा, इसको लगता है कि पता चल गया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तभी तो मुझे ये परेशान करने के लिए आ गया, बार बार नाश्ता और खाना बनाने के लिए कहता है। बस देखते जाओ, मैं थोड़ी सी अपनी पावर को रीगेन क्या कर लूँ, 1 साल के अंदर मैं खुद ही यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल में मैं इतनी पावर को रीगेन कर लूंगी कि तुम मुझे वापस से ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो वहां पर गांव का एक बच्चा आता है जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, और लीलान को वो बहुत पसंद है, क्योंकि लीलान को वो अंकल अंकल कहकर बुलाता है और लीलान उसको कल्टीवेशन के बारे में कई सारी टिप्स भी देता है। तो उसी के जरिए वहाँ पर वो बच्चा ना हमेशा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको भी लीलान की जैसा ही बनना है। तो आज भी वो यहाँ पर लीलान जैसा उसको बता रहा था वैसे वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लीलान भी उस बच्चे से बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, कुछ ना कुछ बताता ही रहता है, क्योंकि लीलान को उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल दिखता है कि हाँ, आगे चलकर ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो चेन ली जब ये चीज यहाँ पर दिखती है ना, वो कहने लगी कि लीलान यहाँ पर गांव के बच्चों की मदद करता है, उनको सिखाता भी है, ये तो बहुत कमाल की बात है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि जो भी अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल ब्रेक थ्रू कर लेते हैं ना, जो कि कल्टीवेशन का स्टार्टिंग स्टेज ही होता है, तो उसके बाद मॉडल के ऊपर तो वो भाव देना ही छोड़ देता है, वो मॉडल को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन लीलान तो यहाँ पर बच्चों लोग की मदद कर रहा है, उनको सिखा भी रहा है, जबकि उसको क्या पता कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल यहाँ पर लीलान तो अपना हेवनली एम्पायर लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर मॉडल के लिए कितना ज्यादा प्यार रखता है अपने दिल के अंदर, और मॉडल की मदद करने से वो कभी नहीं चूकता। तो अभी कुछ 5-10 मिनट ही होंगे लीलान को सिखाए हुए उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा अभी इतना कमाल के अटैक देकर मार पा रहा था ना कि उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आती थी। चेन ली ये देखकर हैरान रह जाती कि अबे ये क्या घोल कर पिला दिया इस लीलान ने इस बच्चे को कि कुछ 10 मिनट के अंदर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा है। अभी तो इसको ये टेक्निक आती भी नहीं थी, अभी ये टेक्निक को परफॉर्म भी कर रहा है, उतने अच्छे से अटैक भी देकर मार पा रहा है। जो टेक्निक वो बच्चा इस्तेमाल करता है वो आराम से सेंट लेवल की टेक्निक होगी, जो लीलान के सामने तो एक मामूली सी बचकानी टेक्निक है, लेकिन उसने उस बच्चे को सिखा दिया तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कमाल की हो गई थी। तो यही देखकर चेन ली भी हैरान कि ये बच्चे को इतनी कमाल की टेक्निक कैसे सिखा गया, ये तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे है ना, तो सेंट लेवल की टेक्निक ये किसी को कैसे सिखा सकता है, वो भी एक छोटे से बच्चे को जिसको कुछ भी करना आता ही नहीं, और उसने 5 मिनट के अंदर सेंट लेवल की टेक्निक इस बच्चे को सिखा दी। अगर लीलान यहाँ पर सच में मेरी हेल्प कर दे तो वो मुझे कितना ज्यादा कुछ सिखा देगा, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर मैं सारी पावर को रीगेन कर लूंगी। तो मुझे कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए ताकि मैं लीलान को मना सकूं कि वो मुझे ट्रेनिंग देना शुरू कर दे। इस बच्चे को तो वो ट्रेनिंग देता ही है, तो वो मुझे भी
दे देगा तो कितनी अच्छी बात होगी। लीलान से कहता है कि अरे खड़े खड़े वहाँ पे क्या कर रही है, मेरे लिए नाश्ता बनाने कहा था ना, नाश्ता बना कि नहीं बना? तो चैनली कहती है हाँ बन के ना, मैं थोड़ा सा बाकी है उसको वापस से कंप्लीट करके आती हूँ खाना लेकर। तो नाश्ते के बाद वो चैनली लीलान से कहना चाहती कि लीलान देखिए मुझे आपसे कुछ कहना था, उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, मुझे आपसे ये कहना है। मैंने आपको देखा कि आपने उस बच्चे को एक सेंट लेवल की टेक्निक सिखा दी, जबकि वो बच्चा भी तो कोई भी कल्टीवेशन रन को ब्रेक थ्रू भी नहीं किया था, तो आप इतनी कमाल की टेक्निक उस बच्चे को इतनी जल्दी कैसे सिखा सकते हैं? तो ये सुनकर लीलान कहता है कि अरे नहीं तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं कहाँ सेंट लेवल की टेक्निक सिखा पाता हूँ, वो तो उस बच्चे के पास ही पहले से टेक्निक होगी, मैंने सिर्फ उसको गाइड किया, मेरे पास ऐसे कमाल की टेक्निक कहाँ है, मैं तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का बंदा और इतनी सेंट लेवल की टेक्निक मेरे पास हो ना ये बात बहुत दूर की है। लेकिन चैनली समझ जाती कि नहीं, मुझे पक्का लगता है कि लीलान अपना कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो सबके सामने अपनी पावर को दिखा नहीं रहा, इसके अंदर कोई ना कोई तो राज है, मुझे ये राज जानना पड़ेगा। लीलान ने इसके सारे राज जान लिए लेकिन वो उसके राज नहीं जान पाई थी। तो अब देखते ही देखते वहाँ का मौसम एक बार फिर से बदलता है और एक बार अब बारी आ चुकी थी वो जो टॉप 4 बचे हुए हैं टॉप 10 की रैंकिंग में से उनके नाम को लेने की। तो सारे लोग देखने लग जाते कि अब टॉप 4 के अंदर कौन बचा हुआ है, 6 के नाम तो आ गए, बस अब टॉप 4 ही बाकी हैं। लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि डीमन एम्परर जो है वो हो सकता है कि टॉप 4 के अंदर हो, या फिर परफेक्चर एम्परर हो सकता है टॉप 4 के अंदर, या फिर इस तरह के और कोई बंदे अपने अपने नाम ले रहे थे कि ये हो सकता है टॉप 4 के अंदर होगा, लेकिन किसी को भी कोई गारंटी नहीं थी कि कौन हो सकता है टॉप 4 के अंदर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कोई ऐसा बंदा होगा जो कि दुनिया के किसी कोने में छुपकर रहता होगा, दुनिया में कोई भी इसको जानता ही नहीं होगा, ऐसा मिस्टीरियस बंदा हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए इस टॉप 4 के अंदर, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते कि वो स्ट्रॉन्ग हो वो सबके नाम तो अब ऑलरेडी आ चुके हैं। लोगों की नजरों में जितने भी लोग थे ना उनमें से 4 बंदे बचे हुए थे जो हो सकता है कि इन टॉप 4 की रैंकिंग में हो सकते, तो चारों के चारों वहां पर आकर पहुंच जाते हैं और कहने लगे थे कि हो सकता है कि हमें टॉप 4 के अंदर आने वाले, लेकिन हम में से फर्स्ट कौन होगा फोर्थ कौन होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के एकदम बराबर मैच के हैं। तो टॉप 4 के अंदर एक बंदा आता है जो कि लूमिंग नाम का था और वो डीमन रैल्म का एम्परर होता है, उसको मिला था टॉप 4 की रैंकिंग, वो 4थे नंबर पे आया था। तो ये देखकर यहाँ पर जो 4 बंदे खड़े थे वो कहने जाते कि अरे 4थे नंबर पे तो वो चला गया, तो हम तो यहाँ पर 3 ही बचे हैं, जबकि वो जो डीमन एम्परर है वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब वो टॉप 4 पे आया तो हमें तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि हम टॉप 3 के अंदर आने वाले हैं, हमें से कोई भी टॉप 3 के अंदर नहीं आएगा, तीनों के तीनों कोई मिस्टीरियस बंदे ही होंगे। डीमन एम्परर जो था वो तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था और वो अपने हमेशा जमीन के अंदर रहकर ही अपनी कल्टीवेशन करता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया जल्दी उसके बारे में जानती नहीं कि वो कितना ज्यादा कमाल का है। तो अब 3rd रैंकिंग अनाउंस की जाती है जिसमें कहा जाता है कि ये बंदा आता है केओस रैम से और वहाँ का वो लॉर्ड है, लॉर्ड ऑफ द केओस रैम जो है उसको मिलता है 3rd रैंक। तो सारे लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि 3rd रैंक भी किसी और ही बंदे को मिल गया, जिसकी हमने उम्मीद लगाई थी उसको तो वो 3rd रैंक मिला ही नहीं, न जाने कौन से बंदे कहाँ पर छुप कर रहते हैं और इतनी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखे और दुनिया के सामने आते भी नहीं है। तो इसके बाद बारी थी 2nd प्लेस जो है उसको अनाउंस करने की और कहा जाता है कि जिस इंसान ने 2nd प्लेस हासिल की है वो है कियान जोंग करके, ये था कियान जोंग जिसने अपना 2nd रैंक हासिल किया और ये है ग्रेट परफेक्शन इमॉर्टल एम्परर रैंक के ऊपर, जो कि सिर्फ एक स्टेप पीछे है हेवनली एम्परर रैंक के, यानी कि जिस पर अपना लीलान मौजूद है ना उससे थोड़ा सा ही कमजोर है, वो है डीमन गॉड। दुनिया उसको डीमन गॉड के नाम से जानती है जिसने भी हासिल की था 2nd रैंक को। तो ये देखकर सभी कहना चाहते कि चलो यहाँ पर डीमन गॉड भी आ गया इस रैंकिंग के अंदर, और अब यहाँ पर जब 2nd रैंकिंग पे डीमन गॉड है तो हमने तो उम्मीद लगाई थी कि हो सकता है वो 1st रैंकिंग पे हो, जब वो 1st पे नहीं है तो अब 1st पे कौन हो सकता है? अब तो शायद हमें जितने लोग पता है ना उनमें से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डीमन गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जो 1st रैंकिंग पे होगा ना वो कोई हो सकता है कि ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अगर यहाँ पर लीलान जिंदा होता तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि वो 1st रैंक पे रहता, 10वें नंबर पे जो है ना वहाँ पे भी अनाउंस ना किया गया होता तभी भी सबको पहले से मालूम पड़ जाता कि 1st रैंकिंग पे लीलान ही आने वाला है, लेकिन लीलान नहीं था, इसी वजह से सब लोग को डाउट में था कि लीलान कहाँ पर है। जब लीलान ही यहाँ पर नहीं है तो 1st रैंकिंग कौन हासिल कर सकता है, या फिर 1st रैंकिंग खाली ही रह जाएगी। वो लोग कहना चाहते हैं कि डीमन गॉड को 1st रैंक नहीं मिला तो भाई जो नंबर 1 पे है ना वो कोई ऐसा बनता है जो डीमन गॉड को भी आराम से हरा सकता है। उन लोगों ने तो मान ही लिया था कि यहाँ पर ये लिस्ट गलत ही होगी, क्योंकि अब ऐसा कोई बंदा दुनिया में बचा ही नहीं है जो कि 1st रैंकिंग हासिल कर ले, तो ये रैंकिंग में 2nd नंबर पे डीमन गॉड को देना और 1st रैंकिंग को अभी तक खाली छोड़ देना, ये मतलब क्या बनाता है? किसको लेकर आएगा ये हेवन जिसको 1st रैंक वो देगा? सभी लोग ये कहना चाहते हैं कि हमें तो लगता है कि हमने सिर्फ सोचा होगा कि वो लीलान जो है ना मर गया, हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो, क्योंकि अगर वो जिंदा होगा तभी जाकर वो 1st रैंकिंग हासिल कर सकता है, वरना उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो 1st रैंकिंग हासिल कर ले। तो लीलान जिंदा कैसे हो सकता है जबकि हम सबने देखा था कि वो मर गया था जब ट्रिब्यूलेशन उसको मारने के लिए आया था, तब उसके मरने के बाद सालों तक के लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की, ना उसकी लाश मिली ना कुछ भी मिला, वो दुनिया में कहीं गायब ही हो गया था। सबने मान लिया कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं, तो वो कहाँ छुप कर बैठा? 10,000 साल
साल से वो कभी किसी के सामने आया क्यों नहीं। और यही चीज सबको डाउट भी दे रही थी कि जब उसकी बॉडी किसी को मिली नहीं तो हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो और वही होगा फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर। वो जो डीमन गॉड था ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि मैं सेकंड पे कैसे आया, मैं सेकंड पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने उम्मीद लगा कर रखी थी कि मैं फर्स्ट रैंकिंग पे आऊंगा, लेकिन मैं सेकंड पे कैसा हो गया। कौन है वो इंसान जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, मैं देखना चाहता हूँ उसको। क्योंकि जब तक लीलान जिंदा था तब तक कि मैं मान लेता कि हाँ मैं सेकंड नंबर पे हूँ, क्योंकि मैं उससे थोड़ा कमजोर ही था, लेकिन अब लीलान नहीं है तो मुझे ही फर्स्ट पे होना चाहिए ना, मुझसे आगे कौन निकल गया। इसलिए वो सब कुछ तोड़फोड़ करने लग जाता है कि नहीं ये हेवन ने जो लिस्ट बनाई है ना वो गलत है, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है ताकि मुझे वो सेकंड नंबर पे दे सके, लेकिन मैं सेकंड नंबर को डिजर्व करता ही नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है मेरे लिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। चैनली जो थी वो भी कहना चाहती कि डीमन एम्पर पे सेकंड रैंक पे आया तो फिर फर्स्ट वाला जो होगा वो तो बहुत ही कमाल का होगा। तो यहाँ पर लीलान से कहते हैं कि ये डीमन गॉड कौन है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो। तो चैनली कहती कि मैं देखा तो नहीं कभी उसको आंखों से, लेकिन लोग कहते हैं कि वो डीमन गॉड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आज के टाइम पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होगा, इसी वजह से तो वो सेकंड पे आया। तो लीलान कहता है कि यार काहे का स्ट्रॉन्ग घंटा स्ट्रॉन्ग, मैंने सुना है कि वो हमेशा सेकंड पे ही रहा और उसके आगे एक बंदा रहा करता था जो कि हमेशा फर्स्ट रैंक पे आता था। तो चैनली भी कहती कि हाँ मैंने भी सुना उस बंदे के बारे में, लोग कहते कि उसका नाम लीलान था और वो एक ऐसा इमॉर्टल एम्परर था कि उसके बारे में दुनिया आज तक के उसका नाम लिया करती है, लेकिन शायद वो मर गया 10,000 साल पहले ही। आज वो जिंदा होता, वो नहीं मरा होता तो फर्स्ट रैंकिंग उसी की होती। तो ये सुनकर लीलान तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि चलो इसको भी पता है मेरे बारे में और ये मेरी कितनी तारीफ कर रही है। अपनी तारीफ सुनकर तो लीलान को हमेशा बहुत मजा आता है। तो इसके बाद यहाँ पर हेवन जो था वो तैयार हो चुका था फर्स्ट रैंक में जो इंसान होगा उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन वो इंसान कौन था वो अभी हमें नहीं बताया जाता। उसके लिए थोड़ा सा और सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ताकि लोग इंतजार कर सके जानने के लिए कि पहले नंबर पे कौन हो सकता है। तो फर्स्ट रैंकिंग वाले को बताने से पहले हेवन जो था वहां पर एक स्क्रीन प्ले करता है, मतलब एक स्क्रॉल था और उसके अंदर बहुत पुराना सीन दिखाया जा रहा था। यह सीन था करीब 20,000 साल पहले का, जब एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था। सारे के सारे लोग जब ये नजारे देखते हैं तो कहने लग जाते हैं कि हमने इस बैटल के बारे में सुना है। उनको याद आता है कि हाँ आज से 20,000 साल पहले ये बैटल हुआ था और ये बैटल इतना खतरनाक था जिसका कोई हिसाब नहीं था। डीमन, ह्यूमन और जितनी भी रेस वाले इंसान और शैतान जो भी हो सकते थे ना, सब ने उस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ये दिखाने के लिए कि दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर कौन है। और ये बैटल इतना खतरनाक था कि जो भी वहां पर गया था कोई भी जिंदा बचा ही नहीं, सबकी जान चली गई थी। और वहां पर एक अकेला इंसान था जो जिंदा बचा था और उसने सारे के सारे लोगों को मारा था, इतने लोगों को मारा था कि अगर गिनती गिनने जाना तो वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। और वो इंसान कोई और नहीं था, वो इंसान था लीलान। और उस बैटल को जीतने के बाद उसने हेवन से छीना था एक इमॉर्टल स्वॉर्ड जो कि उसकी खास स्वॉर्ड बनी और उसी के जरिए उसने आगे चलकर अपना पहला इमॉर्टल रेल्म ब्रेक थ्रू किया था और उसके बाद वो बना था एम्परर। ये बैटल पूरी हिस्ट्री की होता कि सबसे खतरनाक बैटल बताई जाती है, क्योंकि उससे खतरनाक बैटल आज तक के कभी कोई हुई ही नहीं थी और उसको जीतने वाला अकेला बंदा लीलान था। तो आखिर ये बैटल का अभी यहाँ पर दिखाकर क्या मतलब हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट रैंक लीलान ने हासिल कर लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो 10,000 साल पहले मर गया। वो आज तक जिंदा कैसे है? वो जिंदा हो ही नहीं सकता। और अगर वो सच में जिंदा है तो हमें 1% भी डाउट नहीं है कि फर्स्ट रैंकिंग उसके अलावा दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो ले ले। लेकिन आखिर वो जिंदा हुआ तो हुआ कैसे? दुनिया ने मान लिया था कि वो मर गया है तो वो जिंदा हो कैसे सकता है? कैसे बचा वो? आखिर मान लिया कि वो जिंदा है, लेकिन जिंदा भी था तो 10,000 साल से उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं बाहर निकल कर आई? वो दुनिया से छुप कर क्यों था? आखिर वो कहाँ रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कोई भी नहीं जानता इसके बारे में। वो डीमन गॉड भी जो था वो भी कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि मुझे सेकंड रैंक क्यों मिली है, क्योंकि सब फर्स्ट रैंक तो उस लीलान की ही थी और अगर लीलान फर्स्ट रैंक पे है तो मुझे सेकंड पे आने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं लीलान जितना स्ट्रॉन्ग हूँ ही नहीं। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लीलान जिंदा है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक वही इंसान है जिसको मैं टक्कर दे सकता हूँ और मैं उससे बैटल कर सकता हूँ, वरना बाकियों को तो मैं आराम से हरा सकता हूँ। तो अब मजा आएगा उसके साथ बैटल करने में। केनान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो कहने लग जाती कि ये तो बहुत कमाल की बात है कि लीलान जिंदा है। अगर लीलान जिंदा है ना तो मैं तो सच में खुशी से पागल हो जाने वाली हूँ। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम बदलता है और अचानक में ही आसमान फाड़ कर एक बंदा वहाँ पर बाहर आता है जिसके हाथों में थी इमॉर्टल स्वॉर्ड और वो इतनी खतरनाक एंट्री मार कर आता जिसका कोई हिसाब नहीं था। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो देख कर कहने लग जाते हैं कि ये लुक, ये ऑरा, ये इसकी पहचान, इसको अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके प्रेजेंस ने यहाँ पर साबित कर दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि सच में लीलान ही है। सारे के सारे लोगों की आंखों को यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि सच में अगर लीलान जिंदा है ना तो ये एक खुशी की भी बात है कि आज भी दुनिया के पास एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी दुनिया को अपने हाथों में लेने की ताकत रखता है। जितने भी लोग 10,000 साल पहले के अभी जिंदा नहीं थे ना, जो उसके मरने के बाद पैदा हुए थे, वो लोगों की तो खुशी का ठिकाना
बताना नहीं था कि सच में हमने देख लिया अपनी आंखों से लीलान को। हमें लगा था कि हम कभी भी लीलान को नहीं देख पाएंगे, सिर्फ उसकी कहानियां सुनकर रह जाएंगे, लेकिन किस्मत ने आज हमें लीलान से मिलवा दिया। सभी तो खुश थे, लेकिन किन्नान और बाकी जो लोग थे जो सच में उस लीलान को पसंद करते, वो लोग कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर लीलान जिंदा है तो उसको अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन जो यहाँ पर इंसान खड़ा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हेवन सबके साथ धोखेबाजी कर रहा है और सिर्फ उसकी एक हल्की सी फिगर दिखा रहा है ताकि ये बता सके कि आज से हमेशा के लिए जो नंबर 1 रैंकिंग है वो लीलान के लिए फिक्स है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर उसके रैंकिंग नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तक लीलान किसी से आकर बात नहीं किया, सिर्फ वो आसमान के अंदर उसकी एक झलक दिखाई जा रही है। कहीं ऐसा न कर रहा हेवन कि हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बना रहा हो। बताने का उसका यही मतलब होगा कि नंबर 1 रैंकिंग पे तो लीलान आता है, लेकिन लीलान जिंदा नहीं है, सिर्फ उसकी झलक देखकर तुम लोग बस और सब्र कर लो। किन्नान तो पागल ही हो जाती है, वो कहती कि नहीं मुझे यकीन है कि लीलान जिंदा ही होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, ये दुनिया कितनी बड़ी है, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगी, वो किस पहचान के साथ किस नाम के साथ रह रहा होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाएगा वो जिंदा है तो मैं पूरी दुनिया ढूंढ डालूंगी उसको ढूंढने के लिए, उसका पता लगाने के लिए। और हम अपने लीलान को देख पाते हैं वो आराम से अपने उसी छोटे से झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था जहाँ पर वो हमेशा से रहता है मॉडल बनकर, और वहाँ पर चैनली भी होती है। वो भी देखकर कहने लग गई थी कि वो लीलान कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अपना वाला लीलान कहता है कि तुमको क्या लगता है कि वो वाला लीलान हैंडसम है या मैं हैंडसम हूँ। तो चैनली भड़क जाती कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो उस लीलान के साथ, वो कितना ज्यादा कमाल का है और तुम तो एक नॉर्मल मॉडल जैसा इंसान हो जिसके बस थोड़ी बहुत पावर है। लीलान को गुस्सा भी आ जाता, वो अंदर अंदर खुश भी था कि एक तरफ ये मेरी तारीफ करती है और जब सामने उसके खड़ा हो तो मेरी बेइज्जती कर रही है, बड़ी अजीब लड़की है ये। पर चैनली के लिए एक डाउट जरूर था कि इसकी शक्ल और उस लीलान की शक्ल काफी हद तक के मैच क्यों करती है। ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि ये लीलान असली वाला ही लीलान मेरे सामने बैठा हुआ 10,000 साल से यहाँ पर चुपचाप से रह रहा है ताकि दुनिया इसके बारे में पहचान ना सके, लेकिन आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ये कितना ज्यादा कमजोर इंसान, दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो इसके बाद वो जो हेवन की तरफ से आवाज आ रही थी वो कहने लग जाती है कि नंबर 1 रैंकिंग वाला बंदा तो लीलान ही होता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 10,000 साल पहले मर गया। हम सिर्फ यहाँ पर उसकी झलक दिखा रहे थे ताकि बताया जा सके कि उस जैसा इंसान दुनिया में ना कभी कोई था और ना ही कभी कोई आएगा, क्योंकि हम हेवन को भी उस इंसान से सिर्फ डर लगता था, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है जो हम हेवन वालों को डरा कर रख सके। तो ये सुनने के बाद तो सभी का एकदम से दिल टूट जाता है कि इसका मतलब सच में लीलान मर चुका है और हेवन यहाँ पर सिर्फ हमें उसकी एक झलक दिखाकर बेवकूफ बना रहा था कि मान लिया नंबर 1 रैंकिंग का बंदा वही है लेकिन अभी वो जिंदा नहीं है। ये सुनकर तो लीलान अपना वाला काफी ज्यादा खुश हुआ था कि चलो एक सांस में सांस आई कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, वरना अगर सच में हेवन मुझे यहाँ पर बुला लिया होता तो मेरी तो आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती कि मैं जिंदा हूँ अभी तक मरा नहीं हूँ। पर बेचारे अपने वाले लीलान का बचका करते हुए उसको बेवकूफ बनाते हुए हेवन ये कह देता है कि मानते हैं कि 10,000 साल पहले यहाँ पर वो लीलान मर गया था, लेकिन हमें पता है कि लीलान कितना ज्यादा कमाल का इंसान है, वो मर ही नहीं सकता, उसके पास एक लाइफ सेविंग ट्रेजर था और जब हमने उसको मारने की कोशिश की थी तो उसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन को उसने डिस्ट्रॉय किया, वो वहां से कहीं गायब ही हो गया। जहां तक हमारा अनुमान लगता है कि वो आज भी जिंदा होगा, दुनिया के किसी न किसी कोने में रह रहा होगा, पूरे 10,000 सालों से वो अपनी पहचान छुपा कर है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हेवन लिस्ट की नंबर 1 रैंकिंग वाला बंदा है वो लीलान है और वो मरा नहीं है, वो जिंदा है इस दुनिया के किसी न किसी कोने में। जिसको भी आप देख रहे हैं हो सकता है कि वही लीलान अपनी पहचान छुपाकर वो रह रहा हो। और नंबर 1 रैंकिंग के लिए हमने जो ट्रेजर बना कर रखा है वो हेवनली ग्रेट दाव है। हम कोशिश करेंगे कि लीलान को ढूंढकर उसको ये उसका ट्रेजर दे सके जो कि उसका ये इनाम है। तो ये सुनने के बाद किन्नान जो थी वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को वहां पर बुला लेती और कहने लग जाती कि जाओ पूरी दुनिया को छान मारो, जहां तक के होता है वहां तक के छान मारो और ढूंढो कि ली नाम का कोई सरनेम वाला इंसान रहता है क्या, क्योंकि लीलान का नाम भी जो सरनेम था उसका ली से था। तो ऐसे सरनेम वाले पूरी दुनिया के हर एक इंसान का पता लगाओ, देखो कि वो लीलान है या नहीं, मुझे किसी भी हालत में लीलान की लोकेशन चाहिए। डीमन गॉड भी जो था वो भी यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी तैयार कर लेता और कहने लग जाता है कि जाओ देखो ये इस लीलान की फोटो है, जहाँ पर भी तुम्हें ये दिखता है ना इसको ढूंढ निकालना, लेकिन इसकी लोकेशन और इसकी जो आइडेंटिटी है वो दुनिया को बताना मत, क्योंकि सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि लीलान कहाँ है, मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। तो ढूंढ निकालो उस लीलान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो। अब तो दुनिया में एक अलग ही मिशन चालू हो जाता है, जो भी जिसको जहाँ देखो ना बस वो हर तरफ जाता है, यही ढूंढने लग जाते कि क्या ये लीलान हो सकता है, क्या वो लीलान हो सकता है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि लीलान असल में है कौन। लीलान के गाँव वाले जो लोग थे वहां पर भी ये खबर फैल जाती है, वो भी अपने गांव में सभी को ढूंढने लग गए थे कि ये लीलान हो सकता है, क्या ये कौन सा लीलान हो सकता है। तो चैनले तो कहने लग जाते कि अब तो मुझे पक्का डाउट हो गया कि तुम ही लीलान हो और अपनी पहचान छुपा कर रखते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से काफी हद तक के मैच करती है। पर लीलान कहता है कि पागल हो क्या, अभी तो तुमने कहा ना कि वो कितना कमाल का इंसान है, मैं कितना बेकार इंसान हूँ और इस झोपड़ी के अंदर रहता हूँ, इतनी नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, कहाँ किससे कंपैरिजन कर रही हो, मेरा दिमाग भी है क्या तुम्हारे पास कि नहीं है, खा गई तुम अपने दिमाग को। तो चैनली भी कहने लग जाती कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लीलान जिंदा है ना तो मैं उसको ढूंढ
ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना। लीलन अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये लड़की पिछले लाइफ के अंदर इतनी कमाल की कल्टीवेटर एम्पायर कैसे बन गई थी। इसको तो हम आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, ये तो बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाती है, कोई भी बात कहो ये मान लेती है। तभी लीलन को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है क्योंकि उसका लॉकेट जो था वो चमकने लग गया था। लीलन कहता है कि ये जो मेरा जेड है ना वो इससे पहले तब चमका था जब बहुत टाइम पहले मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना था, तब जाकर इस जेड पेंडेंट ने, जो मेरा लॉकेट है, उसने मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लेके गया। वहां पर मेरी बॉडी को, मेरी सोल को, सब कुछ को एकदम अच्छे से रिफाइन किया, मानो कि उसने मुझे एक बार फिर से जन्म दे दिया। उसके बाद तो मेरा शरीर ऐसा हो गया कि मैंने अपने कल्टीवेशन के बारे में पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और हर लेवल ब्रेक थ्रू करने में मुझे आसानी हुई। तो अब यहाँ पे मेरे लॉकेट के चमकने का क्या मतलब हो सकता है? ये लॉकेट मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जो उन्होंने ये मुझे दिया था और कहा था कि हमेशा मुझे इसको अपने पास रखना है। मेरे पेरेंट्स तो अब नहीं है, सिर्फ उनकी यादों के हिसाब से ये लॉकेट मेरे पास है। क्या पता वो मुझे याद कर रहे होंगे, इस वजह से ये लॉकेट चमक रहा है, लेकिन इसके चमकने का मतलब क्या है मैं अभी भी नहीं जान पा रहा। लीलन कहना चाहता है कि मैंने जितना अब इस दुनिया को देखा है ना, जब पहले के टाइम पे हुआ करता था, जब मैंने खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था, तो उस टाइम ज्यादातर कल्टीवेटर नहीं थे। जितने भी थे उन लोगों को कल्टीवेशन में अपना ब्रेक थ्रू हासिल करने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे और ज्यादा चीजें एडवांस हो गई है और लोग जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन करने लग गए। तो हो सकता है कि कभी ना कभी कोई ऐसा दिन आ जाए जो मेरे बराबर का बंदा यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि वो मेहनत करके कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, मेरे बराबर नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ खास टैलेंट के साथ ही पैदा हुआ हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में चलकर वो मेरी बराबरी कर लेगा। लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक कि मैं नंबर 1 रैंकिंग पे ही रहूंगा। मेरी ये रैंकिंग कोई छीन नहीं सकता। देखता हूँ कि आखिर वो कौन इंसान हो सकता है जो मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग पैदा हो। तभी वहाँ पर वो बच्चे भी आ जाते हैं जिनको लीलान ट्रेनिंग दिया करता है। वो कुछ सब्जियां लेकर आए थे और कहना चाहते हैं लीलान से कि मास्टर देखिए, हमारे पेरेंट्स ने आपके लिए सब्जियां भेजी है, ये सारी आपकी फेवरेट सब्जी है। तो ये देखकर लीलान खुश आता है और चैनली से कहना चाहते हैं कि लो और जाकर इसको टेस्टी खाना बना देना इसका। तो चैनली भी ये काम करने के लिए चली जाती है और इसके बाद लीलान बच्चों से कहना चाहते हैं कि चलो अब मुझे तुम दिखाओ कि तुमने कितनी मेहनत की और कितनी प्रैक्टिस की है। जो मैंने तुम लोगों को सिखाने की कोशिश की थी, क्या तुम लोग अच्छे से सीख गए? तो उसको परफॉर्म करके दिखाओ। तो जो बच्चे थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है और आपने जो सिखाया था हमने उसको किस तरह से सीखा है। तो ये देखकर लीलान जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चों ने काफी अच्छे से मेहनत की है। और उनमें से जो छोटी बच्ची थी उसकी में से खास तरह की डिवाइन बॉडी होती है। लीलान कहते हैं कि इसकी डिवाइन बॉडी तो बहुत कमाल की, आगे चलकर ये अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन सकती है अगर ये अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखे और मेहनत करती जाए तो। लेकिन चैनली तो अब यहाँ पर डिटेक्टिव बन चुकी थी, वो जासूसी वाला काम करने लग जाती है लीलान के ऊपर। एनी टाइम वो उसके ऊपर नजर रखती है, हर वो हरकत जो करता है उसके ऊपर नजर रखती है। और ये भी देखकर वो कहने लग जाती है कि अभी इसने इतनी जल्दी इस छोटी बच्ची को कितना कमाल का स्ट्रॉन्ग बना दिया है, उसको इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाता है, ऐसे टेक्निक जो कि इस लेवल के बंदे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे एक ही तरफ इशारा करती है कि सच में लीलान ना वही पुराने वाले लीलान का ही रूप है। ये वही इंसान है जो 10,000 साल से यहाँ पर छुप कर रह रहा है और किसी को भी अपने बारे में नहीं बताता। लेकिन उसको ये भी कंफर्म नहीं था, उसको कंफर्म करने के लिए कुछ न कुछ छोटे सबूत चाहिए, कुछ तो चाहिए। और शक तो उसका बिल्कुल सही निशाने पे जा रहा था। वो बच्ची देखते देखते अपना बॉडी रिफाइनमेंट लैंड जो होता है ना उसको ब्रेक थ्रू कर लेती है। और ये करते साथ उसको अच्छा भी लगता है, उसको तकलीफ भी हो रही थी कि बच्ची तो थी एकदम छोटी सी और इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल को ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसको तकलीफ होने लग गई थी। तो लीलान उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक खास तरह की बॉडी क्लींजिंग पिल है, इसको खा लो, इस वजह से तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। देखो तकलीफ होगी आगे जितनी भी लेवल ब्रेक थ्रू करोगी तो, लेकिन तकलीफ से पीछे मत हटना, मेहनत करते जाना, तभी जाकर तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगी। तो सारा नजारा देखकर चैनली तो एकदम परेशान हो जाती है कि यार ये बच्चे इतना जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, अपने सारी पावर को हासिल कर पा रहे हैं, मैं कितने टाइम से यहाँ पर बैठी हूँ लेकिन ढंग से ब्रेक थ्रू करके अपनी पुराने लाइफ की पावर को गेन नहीं कर पा रही, तो नई पावर कहाँ से गेन कर पाओगे? मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मुझे लीलान से मदद मांगनी चाहिए अपना ब्रेक थ्रू करने में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि अगर वो मेरी मदद नहीं करता ना तो लगता है मुझे सालों साल लग जाएंगे अपनी पावर को वापस हासिल करने में। लेकिन मुझे डर है कि मैं उसको क्या कहकर बोलूंगी कि वो मुझे क्या सिखाए। उसको तो नहीं पता कि मैं पिछले लाइफ एक एम्प्रेस हुआ करती थी, तो वो मुझे सिखाएगा या नहीं सिखाएगा मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन चैनली से बर्दाश्त नहीं होता, इस वजह से वो चली जाती है लीलान के पास और कहने लग जाती है कि तुम्हें वो ये बच्चों को पिल दी है ना, कि तुम्हारे पास वैसी ऐसी पिल और है क्या, तुम मुझे वो दे सकते हो? तो लीलान कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा तुमको, मेरे पास है तो पिल, लेकिन मैं तुमको क्यों दूं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाती हो और क्या करती हो। तो ये सुनकर चैनली कहने लग जाती है कि मैं और भी तुम्हारे लिए काम कर दूंगी, तुम्हारे लिए कपड़े धो दूंगी, तुम्हारे घर को साफ कर दूंगी, तुम और भी जो काम कहोगे मैं सब कर दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे 2-3 पिल तो दे दो, मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और मेहनत करनी है। तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और यहाँ पर आकर लीलान को ये बताने लग जाते हैं कि मास्टर अनर्थ हो गया, गांव की एक महिला को कुछ बदमाश बंदे उठाने के लिए आ रहे हैं। वो महिला वही छोटी बच्ची की माँ है जो कि आपके पास से ट्रेनिंग लेती है, तो आप प्लीज उसको जाकर उस बच्ची की माँ को बचा लीजिए। तो ये सुनकर लीलान भड़क जाता है कि आखिर ये करने की किसके अंदर हिम्मत आ गई। चैनली कहती है लीलान से कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी काफी हद तक की प्रैक्टिस की है ना, मैं चाहती हूँ और उन बदमाशों को सबक सिखा कर आती हूँ। अगर सबक सिखा दी मैंने ना उन लोगों को, तो उसके बदले तुम मुझे वो पिल देना। तो
लीलान कहता है कि ठीक है, पहले जाओ जरा देखो तो उन बदमाशों को तुम सबक सिखा पाती हो या नहीं सिखा पाती है, फिर मुझे भी तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़ेगा। तो चैनलिन कहने लग जाती है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद हम उन बदमाशों को देख पाते हैं जो कि यही के सेक्ट वाले थे, और वहाँ पर उनका एक सीनियर ब्रदर भी होता है जो कि अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इस लड़की को उठा लो। तो वो जो बच्ची की माँ थी वो अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, कहती है कि मेरी बच्ची को कुछ मत करना, लेकिन वो लोग नहीं सुनते और सीधा उसकी माँ के ऊपर अटैक देकर मार देते हैं। लेकिन ये देखकर वो छोटी बच्ची बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बदमाशों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये देखकर वो सारे बदमाश हैरान हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये बच्ची 2-4-5 साल की भी ढंग से नहीं है और उसकी पावर तो देखो कितनी ज्यादा कमाल की हो गई है, इसको आके ट्रेनिंग देता कौन है, कौन इसको इतना जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रख दिया। तो सारे के सारे लोग अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस बच्ची को भी उठा लो, ये हमारा मेन टारगेट अब बन चुकी है, क्योंकि हमें ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो। तो बच्ची को भी मत छोड़ना। तो जैसे वो लोग बच्ची को पकड़ने वाले थे वहां पर चैनलिन आकर पहुंच जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक देकर मारने लग गई थी। वो कहना चाहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि एक बच्ची का अपहरण करने की कोशिश करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। तो ये देखकर सारे लोग परेशान कि अब ये लड़की कौन यहाँ पर आकर टपक गई, उसको पता नहीं कि हम कौन से सेक्ट से आते हैं और यहाँ पर हमारे सामने जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है किसको, उस इंसान को कितनी बुरी सजा दी जाती है। तो चैनलिन यहाँ पर एक ही अटैक देकर मारती है कि वो जो सीनियर ब्रदर था वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जितने भी यहाँ पर बंदे थे उसके साथी वगैरह उन सभी की वो जान ले चुकी थी। तब वहाँ पर एक ओल्डमैन आता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है चैनलिन से कि तुम मुझे नॉर्मल लड़की नहीं लग रही हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बॉडी रिफाइनमेंट के 6 या 7 लेवल पे होगी, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन तब भी उतने पे होने के बावजूद भी जितने भी यहाँ पर बंदे हैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुमने सबकी लाशें बिछा कर रख दी। ये कैसे किया तुमने? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा जो पास्ट है ना कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। तुम बाहर से दिख रही हो नॉर्मल लड़की, लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो खास बात है। इसलिए वो सीधा यहाँ पर चैनलिन को ट्रैप कर लेता है कि ऐसी लड़की की तो मैं तलाश में था, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन जैसे उसने ये काम किया था कि तभी एक अजीब सा और आता है जो कि उस ओल्ड मैन के अंदर जाकर फंस जाता है, जिस वजह से ओल्ड मैन को अंदर से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का सामान फट जाएगा। वो कहता है कि कौन है मेरे साथ हरकत कर रहा है, देखिए जो भी यहाँ पर है ना मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। तब हम देख पाते कि वहाँ पर लीलान आकर पहुंच चुका है। उसने अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस बड़हू की वाट लगा दी थी। उसको पता था कि चैनलिन किसी न किसी मुसीबत में जरूर पड़ेगी, इसलिए उसको बचाने उसको आना ही पड़ेगा। और सही टाइम पे लीलान आकर पहुंच गया। ओल्ड मैन यहाँ पर लीलान से कहता है कि देखिए सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपकी साथी है, मैं इसको कभी वापस से परेशान नहीं करूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और लीलान कहाँ किसी को माफ करता है, वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बूढ़ऊ के अंदर का सामान ये फाड़ कर रख देता है। बाहर से तो वो सही सलामत था लेकिन अंदर से वो पूरा खत्म हो चुका था। बड़ी पेनफुल डेथ दी थी यहाँ पर लीलान ने उस बूढ़ऊ को। इसके बाद लीलान जो था वो कहने लग जाता है चैनलिन से कि चैनलिन तुम यहाँ पर रखो, सारे लोगों का ख्याल रखो, मुझे एक छोटा सा काम है वो करके मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। चैनलिन समझ चुकी थी कि ये अभी जा रहा है उसी सेक्ट से अंदर जहाँ सेक्ट से ये सीनियर ब्रदर आया था और उसने उस बच्ची की माँ का अपहरण करने की कोशिश की थी। लगता है कि ये जाने वाला पूरे के पूरे उस सेक्ट को बर्बाद करने के लिए। और सच में लीलान यही करता है। वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आकर पहुंच चुका था, क्योंकि वो जो सीनियर ब्रदर था ना यहाँ पर आया था बच्ची का अपहरण करने के लिए, वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट से आता है। और यहाँ पर आने के बाद जैसे लीलान आया था ना, वो पूरे के पूरे सेक्ट का जो ग्रेट फॉर्मेशन होता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे उसको फूंक मारते हुए फोड़ देता है। पूरा सेक्ट जो था वो एकदम टेंशन में आ चुका था कि ये क्या किया इसने, ये है कौन इंसान जिसने यहाँ पर आते साथ हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को, जिसको तोड़ने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, फूंक मारते हुए तोड़ चुका है। जिसके बाद वहां पर सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एक मास्टर आता है, वो लीलान से कहने लग जाता है कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तूने हमारा ये ग्रेट फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय किया, तू कहाँ से आता, तेरा मतलब क्या है इसको डिस्ट्रॉय करने का। तो लीलान कहता है कि देख वो सब तो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया, बस मैं तुझे इतना ऑफर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, दिल का बहुत अच्छा होता है, तुझे 2 चीज को ऑफर देता हूँ, एक नहीं दे रहा हूँ। ऑफर ये है कि तू अपने हाथों से अपनी जान ले ले या फिर मैं कुत्ते की मौत तुझे मारूं, बता दोनों में से कौन सा ऑफर तुझे पसंद आया। तो वो मास्टर भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यहाँ पर हमारे सेट के अंदर घुसकर हमारे कोई धमकी देने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर लीलान कहना चाहते कि मुझे पता चल गया कि तेरा कौन सा ऑफर तुझे पसंद आया, तुझे पसंद आया कि मैं कुत्ते की मौत तुझे अपने हाथों से मारूं, तो ठीक है अब मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। लीलान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा ऐसा अटैक देकर मारता है कि वो जो सोल रिफाइनिंग सेट का मास्टर था उसके लाइफ एसेंस जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय होने लगा था। मतलब एक ही बात एक करते हुए उसकी जिंदगी की जितनी भी साल थे वो घटते जा रहे थे। बड़ी पेनफुल मौत देने के लिए तैयार था लीलान यहाँ पर उस मास्टर को। पूरा का पूरा सेट जो था वो टेंशन में आ जाता है। पूरे सेट की यहाँ पर जो हालत थी वो खराब होने लग गई थी। अकेला लीलान यहाँ पर पूरे सेट को बर्बाद करने के लिए पहुंच चुका था। वो 1 मिनट नहीं लगाएगा पूरे सेट को बर्बाद करने में। तो जाकर वो जो सोल रिफाइनिंग सेट का मास्टर था ना वो कहने लग जाता है लीलान से कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखो हमने जो भी किया है जिससे आप ऑफेंड हो चुके हैं, आपको बुरा लगा है, तो उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ, आपसे आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ, लेकिन
लेकिन हमें बख्श दीजिए, हमारे सेट को बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए। एक पूरा का पूरा सोल रिफाइनिंग सेक्टर बस 1-2 मिनट के अंदर ही यहाँ पर सरेंडर कर चुका था लीलान के सामने, क्योंकि पता था कि वो पूरा सेक्टर बर्बाद कर सकता है एक ही हाथ से। पर हमें पता है कि अपना लीलान इतना भी ज्यादा शरीफ इंसान नहीं है कि वो किसी को भी इस तरह की हरकत करने के बाद भी माफ कर देता। लीलान यहाँ पर उसको पूरा धूल मिट्टी में बदल कर गायब ही कर देता, पूरा फाड़ कर रख दिया था उसने यहाँ पर सोल रिफाइनिंग सेक्टर के मास्टर को। और सारा काम निपटाने के बाद वापस से वो चैनली के पास आकर पहुंच जाता है। चैनली उससे कहना चाहती है कि तुम कहाँ कहते, तुम ठीक तो ना, सब ठीक तो हुआ? तो लीलान कहता है कि पहले ठीक नहीं था, लेकिन हाँ मैं मैटर को सॉल्व करके आ चुका, अब मुझे सुकून की नींद आएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा कि हाँ मेरे पर कोई बोझ तो नहीं है अब। चैनली देखकर एकदम दंग रह चुकी थी कि ये अभी 10 मिनट पहले गया था, 10 मिनट में एक पूरी की पूरी सेक्ट को खत्म करके वापस लौट कर आ गया, और अब कहता है कि सुकून की नींद सो पाएगा। नहीं, इसको देखकर मुझे 100% यही फीलिंग आ रही कि 10,000 साल से छुप कर लीलान रह रहा है ना, वो यही इंसान है। इसके अलावा कोई इस दुनिया में इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता जो इतना अपने आप को कमजोर दिखाए, लेकिन उसके पास पावर इतनी ज्यादा हो कि वो एक सेक्ट को कुछ मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब चैनली यहाँ पर लीलान के पास आते हुए कहना चाहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं उस बच्ची की मदद करने जाऊंगी तो तुम मुझे पिल दोगे, तो कहाँ है वो पिल? तो लीलान उसको पिल देते हुए कहता है कि ठीक है, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हारे काम से इंप्रेस हुआ, लेकिन अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जाओ जल्दी से खाना पकाओ, मुझे भूख लगी है। तो जब वो खाना पका कर लेकर आती है तो लीलान जो था वो चैनली से कहना चाहते कि ये जो टेबल पे फ्रूट रखे हैं ना, इनको खा लेना, मुझे पता है कि तुमने कुछ खाया नहीं था, तुम्हें भूख लगी होगी। तो यहाँ पर चैनली को लग रहा था कि ये आम फ्रूट है जो कि बस पेड़ से तोड़कर यहाँ पर लीलान ने रखे होंगे, लेकिन जैसे वो फ्रूट को खाती है ना, उसके अंदर से ऐसा ऑरा का भवंडर बाहर निकल कर आता है कि मानो अभी 10-15 लेवल को एक टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाएगी, क्योंकि चैनली ने वहाँ पर नॉर्मल फ्रूट नहीं रखे थे, उसके अंदर अपनी स्पेशल एनर्जी को मर्ज किया था उसने। उसको पता था कि चैनली को ब्रेक थ्रू करने की बहुत जरूरत है, तो खास करके उसके लिए उसने वो फ्रूट वहाँ पर रखे थे। वो डायरेक्ट उसकी हेल्प नहीं किया, लेकिन इस तरह से उसने उसकी हेल्प जरूर कर दी। तो ये देखकर चैनली काफी ज्यादा खुश होती है, कहना चाहती कि मैंने अपना सच में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल बस 1 मिनट के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसको ब्रेक थ्रू करने में मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ पर रुकूंगी नहीं, मैं एक के बाद एक करते हुए और भी कई सारे लेवल ब्रेक थ्रू कर जाऊंगी। ये सब लीलान की वजह से हो पाया, उसने सच में मेरी हेल्प की, वो भी बिना बताया और बिना मेरे से रिक्वेस्ट किए कि वो मेरी हेल्प करे, तब भी उसने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया। सच में लीलान बहुत अच्छा इंसान है। वो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत टाइम तक की ब्रेक थ्रू करती है और वो बिल्कुल खुश थी कि चलो मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। तो स्पेशल फूड खाने के बाद उस चैनली को भूख लगी थी, तो वो नॉर्मल खाना खाने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो देख पाती कि लीलान ने सारा का सारा खाना खा लिया। लीलान उससे कहते हैं कि देखो अभी तुमने अपना ब्रेक थ्रू किया ना, तो ब्रेक थ्रू करने के बाद खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बॉडी को खाली सुकून और आराम दिया जाता है। तो खाना खा क्या करोगे, जाओ जाके थोड़ा हाथ चलाओ और बर्तन धो दो, खाना तो मैंने पूरा खा लिया है, बाद में अपने लिए कुछ खाना हो तो पका लेना। चैनली का हैरान हो जाती है वो कि बाप रे, ये इंसानों की तरह खाना खाता है कि जानवरों की तरह खाना खाता है, एक बार पूरे 4 लोग का खाना खा गया है। इतना खाने के बाद भी यहाँ पर लीलान उसकी बुराई कर देता है कि देखो खाना तो अच्छा बनाता है, लेकिन मसाला उतना बराबर से डाला हुआ नहीं था, तो थोड़ा खाने में भी प्रैक्टिस करो, खाली कल्टीवेशन में ध्यान देने से मतलब नहीं होगा, यहाँ रहना तो खाना बनाने में भी प्रैक्टिस करनी होगी और टेस्टी खाना बनाना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से तुमको भगा दूंगा। यहाँ पर वो चैनली कहना चाहती कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, ये कितना भी गुस्से वाला मेरी बेइज्जती क्यों ना करता हूँ, लेकिन ये सच में मेरी मदद करता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। अगर मैंने अपनी पुरानी लाइफ की सारी पावर को रीगेन कर ली ना, तो मैं जरूर किसी न किसी तरह से लीलान का एहसान जरूर चुकाऊंगी, क्योंकि शायद ही उसके से इंसान मुझे दुनिया में कभी मिलने वाला है। मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर रखा, मेरे लिए इतनी ज्यादा हेल्प भी कर रहा है वो, तो ये तो एहसान मुझे उसका उतारना ही पड़ेगा। तो रात को यहाँ पर लीलान अकेले बैठा होता है, वो सोचने लग जाता है कि मैं अभी यहाँ पर गिनती लगा रहा हूँ कि अब तक कि मैं जब से पैदा हुआ तब से कितने लोगों को मारा होगा, लेकिन वो गिनती भी उसको याद ही नहीं थी। 1 लाख 2 लाख 3 लाख गिनती जाता है, उसको याद ही नहीं आ रहा था कितने लोगों को मारा। तो वो कहना चाहता है कि यार मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि शायद ही मुझे याद है कि कभी किसी ने मुझे अच्छे से टक्कर दी होगी, मेरे टक्कर वाला कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा रहा तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है ना, कि जहाँ पर भी जाओ अपने को पता है कि अपनी सबसे खतरनाक है और सामने वाले की औकात उसको दिखा सकता है। और तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। लीलान उससे कहना चाहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, और जब मैं किसी के बारे में सोच रहा था कि जो मुझे टक्कर दे सकता है वो उसका नाम लो और तुम यहाँ पर ना, ऐसा कैसे हो सकता है। लीलान उसे कहना चाहता है कि तुम तो इतने ज्यादा काबिल हो, तुम्हें भी तो मेरी तरह हेवनली एम्पायर बनना चाहिए था, लेकिन तुम खुद यहाँ पर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते और एक नॉर्मल इमॉर्टल लाइफ जी रहे हो। जो सामने बंदा बैठा था उसका नाम था जुआनचन, और लीलान की बातों से ऐसा लग रहा था कि जुआनचन है तो बहुत ज्यादा काबिल और लीलान के बराबर कहीं है, लेकिन वो कुछ ही खास कारण की वजह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया नहीं है, या फिर वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता कि वो है कितना ज्यादा कमाल का। तो जुआनचन कहना चाहता है कि लीलान देखो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है ना कि उसके लिए मुझे भी घबराहट से फील हो रही है कि हम भी अपने आप को उस चीज से नहीं बचा पाएंगे। तो लीलान कहता है कि
तू अपने आप को बचा नहीं पाएगा क्योंकि तूने खुद अपनी कल्टीवेशन में तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे तो हर दुनिया की चीज छोटी है, मैं अपने आप को कैसे नहीं बचा पाऊंगा, मैं तो बचा लूंगा। और तुमको भी क्या डाल रहा है क्योंकि तुम तो हेवन में रहते हो, तो तुम्हारे पर कौन सा मुसीबत आने वाली है। तो ये सुनकर यहाँ पर वो जुआन चंद जो था वो कहने लग जाते हैं कि देखो आज से करीब 10 दिन बाद ना एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो लीलान कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है ना कि एनर्जी ब्लास्ट होगा तो सारे लोगों को एनर्जी मिलेगी, लोग अपने पावर को और इंक्रीज कर लेंगे, तो इससे तो उनका फायदा ही है। नुकसान किसका क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। तो जुआन चंद कहना चाहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर ना एंशिएंट एरा जो था वो एक बार फिर से रिवाइव होगा। ये स्पिरिचुअल एनर्जी एंशिएंट एरा को रिवाइव करेगी, वो टाइम जो कि 50,000 साल पहले का भी था। और अगर एंशिएंट एरा रिवाइव होता है ना तो उस टाइम ऐसे कल्टीवेटर बाहर निकल कर आएंगे जो कि तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि तुमने तो अपनी रैंकिंग को पिछले 50,000 साल में नंबर 1 की लिया है ना। 50,000 साल पहले से भी लोग यहाँ पर लोग थे जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और अगर वो लोग जिंदा हो गए ना तो फिर देखना दुनिया में कौन सी तबाही आएगी। इसी चीज का डर है कि इससे तुमको भी नुकसान हो सकता है और मेरे को यानी कि हमारे हेवन को भी नुकसान हो सकता है कि अगर पुराने लोग एक बार फिर से जिंदा हो गए तो दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है। तो लीलान कहता है कि यार मैंने कौन सा पुराने लोगों से दुश्मनी पाल रखी है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो अपना नॉर्मल लाइफ जीता, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो जुआन चंद कहना चाहते हैं कि तुम मेरी बात को ढंग से समझते हो क्या, तुम इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों हो, तुम्हें पहले बात समझनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये सिचुएशन कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि तुम ऐसे अपनी पावर के दम पर इसको हैंडल कर लोगे, मुसीबत बढ़ने वाली है, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है कि तुम सच में अपनी आइडेंटिटी को इतने आसानी से छुपा कर रखे हो, दुनिया में कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम क्या करते हो। बहुत लोग जानते हो तुम्हारे बारे में लेकिन वो बताते नहीं है किसी को। तुमको ये लगता है कि तुम ऐसा इंसान हो कि दुनिया में कोई भी तुम्हारे मुकाबले का है ही नहीं, तुम तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मरने के बाद तुमने क्या किया, एक नॉर्मल लाइफ जीने का डिसाइड किया, तुमने मेहनत भी नहीं की और 10,000 साल तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। दुनिया में भी क्या चल रहा है ना इसके बारे में तुम अच्छे से जानते नहीं हो, तुमने अपनी लाइफ को छोड़ दिया पुराने वाली। और तुमको क्या लगता है कि इतनी आसानी से तुम अपना सब कुछ पास्ट भुला दोगे। तुमने जो पास्ट में कांड किए हैं वो कांड कौन यहाँ पर उस पर मिट्टी डालेगा, ये इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। तुमको लगता है कि तुमने अपनी पहचान छुपा लिया तो तुम जिंदगी भर आराम से सुकून की जिंदगी यहाँ पर रह लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुमने जो मुसीबत मोल ली है ना वो कभी ना कभी तो तुम्हारे पीछे आने वाली ही है। तुमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में न जाने कितने हजारों लोगों से दुश्मनी ली है, जो कि अभी के थे, जो कि पहले मर चुके हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं इसमें। तो इतना ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम दुनिया की हर एक चीज को अपने हाथों से मिटा सकते हो। तुम अभी दुनिया देखी का है, अभी बहुत कुछ तुम्हें और देखना बाकी है। तुम्हारी जो ब्लड लाइन है ना वो बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस है। दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी ब्लड लाइन के पीछे पड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि हेवनली लिस्ट के अंदर जिसका नाम आ गया बस वही दुनिया के स्ट्रॉन्ग बंदे हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो अपने पावर को सप्रेस करके रख सकते हैं और दुनिया को नहीं लगेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सच में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए मेरी बात समझो कि तुम्हारे पर मुसीबत मंडला रही है, तुम इतनी शांति से सुकून से यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो जो नॉर्मल लाइफ जी लोगे, तुम्हें मैदान में अब उतरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ेगी। फिर तुम्हें तो अपने खुद पेरेंट्स के बारे में नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे थे। मैं बताता हूँ तुमको तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हारे फादर जो थे ना वो एक एम्परर हुआ करते थे अपने टाइम के, और तुम्हारी माँ जो थी वो एक मॉडल इंसान थी जो कि नॉर्मल इंसान होते हैं। और एक मॉडल और एम्परर का जो ब्लड फ्यूजन हुआ ना तो उसके बाद उसने जन्म दिया तुम जैसे इंसान को। लेकिन लीला ने कहते कि तुम मेरे बारे में जानता नहीं है, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरी ब्लड लाइन जानता हूँ कि बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन इस ब्लड लाइन ने बहुत सारे दुश्मन भी बना कर रखे हैं। लेकिन मेरे नजर में जितने भी लोग हैं ना मैं उनको आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन वो जुआन चंद कहने लग जाता है कि जो दुश्मन है वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है बल्कि तुम्हारी ब्लड लाइन के दुश्मन है। तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी आखिर किससे क्या दुश्मनी है जो तुम्हें कोई मारने के लायक है, लेकिन नहीं, तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी ब्लड लाइन से दुश्मनी है। वो तुम्हारे फादर के दुश्मन होंगे जिन्होंने तुम्हारे फादर को मारा था। वो सब मानता हूँ कि वो अपने टाइम पे मर चुके हैं, लेकिन अब जब यहाँ पर एक बार फिर से ये फिनोमेना क्रिएट हो रहा है ना वो उनको वापस से जिंदा करेगा और फिर वो आएंगे तुम्हारी ब्लड लाइन के पीछे। तब कहना तुम कि यहाँ पर तुम सबको हैंडल कर लोगे या नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम क्लेम करते हो कि तुम दुनिया के नंबर 1 कल्टीवेटर हो। हाँ ये बात कुछ हद तक के सही भी है, लेकिन जब वो लोग आएंगे ना तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला। मैं सिर्फ तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया और तुमसे समझाने के लिए आया कि समझ जाओ अभी भी टाइम है और इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तुम्हें होने की जरूरत नहीं है। लीलान परेशान हो गया था कि तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कैसे जानते हो, तुम क्या जानते हो उनके बारे में। तो वो जुआन चंद कहने लग जाता है कि तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते कि तुम्हारी फैमिली का असल में पास्ट था क्या, और अभी मैं तुम्हें वो बताऊंगा भी नहीं क्योंकि तुम उस काबिल भी नहीं हुए कि तुम हर चीज को जान सको। लेकिन फिर भी तुम्हें सारी चीजें जाननी है तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो उसको एक मैप देते हुए कहते हैं कि ये मैप लो और इसमें टोटल 8 लाशों की ना लोकेशन है। ये वो लाशें हो सकती है जो कि बहुत टाइम पहले लोग मर चुके थे। तो किसी भी तरह से ये 8 की 8 लाशें इन 10 दिन के अंदर तुम मुझे ला कर दो। अगर तुम मुझे ला कर दोगे तो तुम्हारे जो भी सवाल होंगे ना मैं उनके सभी सवालों के तुम्हें जवाब दूंगा। याद रखना कि तुम अभी उतने काबिल नहीं हुए कि तुम अपने
अपने फादर के दुश्मनों का मुकाबला कर सकोगे, कि तुम्हारे फादर के टाइम के दुश्मन बहुत खतरनाक थे, इसलिए मेहनत करो। तुम यहाँ पर फ्री में एक मॉडल जैसी लाइफ नहीं जी सकते, तुम्हें वापस से मैदान में उतरना होगा, खुद को एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और एक बार फिर से अपनी जर्नी शुरू करनी होगी। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। लीलन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था कि अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, मैं इतना आराम से अपनी जिंदगी गुजारा था, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं आराम से जिंदगी गुजार पाऊंगा। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आ रहा है ना मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी ब्लड लाइन के पीछे जो भी आ रहा है ना, अभी से तुझको वार्निंग दे रहा हूँ कि संभल कर आना। कुत्ते की मौत ने मार दिया ना तो मेरा नाम भी लीलान नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ से हो, तो तुम्हारी पावर क्या है, लेकिन मैं सबको हराने की ताकत रखता हूँ, सबको हराने का जिगरा रखता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर चैनली को देखते हैं जो अपना घर में बैठकर आराम से कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन तब वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं जो कि किन्हान के भेजे हुए थे और यहाँ पर आकर वो कहने लग जाते हैं कि हमने सुना है यहाँ पर लीलान नाम का एक बंदा रहता है, तो हमें उससे बात करनी है। चैनली उनसे कहने लग जाती है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोगों को यहाँ पर भेजा किसने, आगे तुम क्या बात करना चाहते हो उस लीलान के साथ। तो वो सिपाही बताने लग जाते हैं कि हम इमॉर्टल पैलेस से आए हुए हैं और वहाँ की एम्प्रेस है किन्हान नाम से, उन्होंने यहाँ पर भेजा है कि हमें लीलान नाम के बंदे का पता लगाना है। और तभी वहाँ पर लीलान आ जाता है और वो जो सिपाही वगैरह आए हुए थे उनके दिमाग को थोड़ा सा वो मैनिपुलेट कर देता है, इस वजह से वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी लगता है हम गलत घर में आ गए और इतना कि वो वापस चले जाते हैं। चैनली परेशान की अरे इनको क्या हो गया, ये तो अभी यहाँ पर लीलान को ढूंढते हुए आए थे, वापस कैसे चले गए। तो लीलान यहाँ पर चैनली से कहना चाहते हैं कि ये लोग तो किसी इमॉर्टल पैलेस से आए हैं ना, वहाँ पर ज्यादातर लड़कियां रहती है, तो वो लोग मेरे को क्या के लिए ढूंढने के लिए आएंगे, उनको कोई गलत फहमी हो गई इसलिए रिटर्न चले गए होंगे। तुम इनकी बात पे इतना ध्यान मत दो, तुमने वैसे कल्टीवेशन की क्या ढंग से, क्योंकि तुमको देख कर लग रहा है कि तुम आराम से अपना गोल्डन कोर रैंक पे तो पहुंच चुकी हो। तो चैनली कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुमने जो फ्रूट मुझे दिया था ना वो बहुत ज्यादा कमाल किया, वो मेरी जल्दी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर रहा है और उसके जरिए मैं बहुत आसानी से अपना ब्रेक थ्रू करते हुए जा रही हूँ। तो लीलान उसको यहाँ पर एक और खास तरह की पिल देता है और कहने लग जाता है कि अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जल्दी दुनिया बदलने वाली है, कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि लीलान को पता था कि 10 दिन बाद एंशिएंट एरा वापस से रिवाइव होगा, पुराने दुश्मन एक बार फिर से लौट कर आएंगे, तो वो दुनिया का क्या हाल करेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस वजह से वो चैनली को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कह रहा था ताकि उस मुसीबत में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तभी लीलान को एकदम अजीब सी आवाज आती है, वो आवाज इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि मानो यहाँ पर लीलान को भी तकलीफ होने लगी थी, उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। चैनली तो बिल्कुल पागल ही हो जाती है, वो कहती है कि मैंने थोड़ी देर और ये आवाज सुन ली ना तो लगता है मैं मर जाऊंगी। लीलान समझ चुका था कि आवाज कहाँ से आ रही है, वो भागते हुए जाता है एक माउंटेन के पास और माउंटेन के अंदर जो एक गुफा होती है वो उसके अंदर आकर पहुंच जाता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर एक अजूर ड्रैगन मौजूद है। जो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि लीलान का पालतू पेट हुआ करता था 10,000 साल पहले, जब लीलान एकदम स्ट्रॉन्ग था ना, दुनिया को दिखाया था कि वो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उस टाइम उसका ये पालतू पेट था। लेकिन 10,000 साल से यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो किसी ने उसको यहाँ पर पहचान लिया, किसी ने उसको ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद उसको ट्रैप कर दिया। लीलान एकदम परेशान हो चुका था कि यार तुमको क्या हुआ, तुमको किसने यहाँ पर ट्रैप करके रख दिया, ना तुमको यहाँ पर संभाल के रखा था। लीलान चेक करता तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगा कर रखा है, जिसने भी इसको यहाँ पर ट्रैप किया ना उसने ये फॉर्मेशन लगा दिया ताकि ये ड्रैगन यहाँ से भाग ना सके। अजूर ड्रैगन लीलान से कहता है कि लीलान तुम वापस से लौट कर आ गए, मैं न जाने कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर तुम्हें यहाँ पर पुकार कर बुलाया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो शायद मैं बच भी नहीं पाता, मैं मर जाता। अजूर ड्रैगन जो था यहाँ पर लीलान को ये खास बात भी बताता है कि तुम्हारे पास वो जो लॉकेट है ना जो चमकता है, ये असल में तुम्हारे पेरेंट्स का था और तुम्हारे पेरेंट्स को ये लॉकेट किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारा पेट ऐसा नहीं बना, मैं तुम्हारा पेट बना था तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी जान बचाई थी। ये कोई ऐसा मामूली ऐसा पेट जेड पेंडेंट नहीं है, इतनी कमाल की चीज है कि अगर तुम्हारे साथ रिलेटेड कोई भी आसपास कुछ हो या फिर कोई खतरनाक टेक्निक या मैजिक वगैरह क्यों ना हो, ये आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेता है। वो जो अजूर ड्रैगन था वो यहाँ पर लीलान को उसके फादर की सच्चाई भी बताता है कि तुम्हारे फादर ना प्रिंस हुआ करते थे तुम्हारे पूरे के पूरे क्लान के, और उनके पास इतनी ताकत थी कि वो पूरी एटर्निटी के लिए पूरी की पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में ले सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उनको प्यार हुआ एक मॉडल इंसान से जो कि तुम्हारी माँ थी। जब उनके सेक्ट को इसके बारे में पता चला ना कि वो एक मॉडल इंसान से प्यार करने लग गए हैं, तो पूरा का पूरा सेक्ट उनके खिलाफ हो गया और उन लोगों ने ही यहाँ पर तुम्हारे फादर के खिलाफ साजिश रच दी कि वो तुम्हारे फादर को मार डालेंगे, क्योंकि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो अगले राजा बनने के, यानी कि तुम्हारे फादर। तो इसलिए उन लोगों ने मिलकर तुम्हारे फादर को मार दिया और तुम्हारे क्लान की जिम्मेदारी किसी और को मिल गई। इस दुनिया में तुम्हारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का क्लान है। मुझे ये सारी बात इसलिए पता है कि तुम्हारे पैदा होने से भी हजारों साल पहले से मैं जिंदा हूँ और मैं जानबूझकर तुम्हारा पेट बना था ताकि तुम्हारी प्रोटेक्ट कर सको हर खतरों से। तुम्हारे क्लान के बारे में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। लीलान कहते हैं कि वो सब छोड़ो, मुझे तुम्हें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी जान जा सकती है। तो लीलान पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, वो उस अजूर ड्रैगन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो बाहर निकल कर आ ही नहीं पा रहा था। इसके ऊपर जो सील लगे हुए थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और लीलान की स्वॉर्ड भी उस पर काम नहीं कर पाई थी। अजूर ड्रैगन कहता है कि छोड़ दो उसको लीलान, तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, तुम मेहनत कर भी लोगे ना तब भी यहाँ पर तुम इसको नहीं तोड़ सकते, मैं नहीं आजाद हो पाऊंगा, क्योंकि ये जो सील मेरे ऊपर लगा वो किसी इंसान ने नहीं लगाया, ये उन्हीं
एंशिएंट एम्पायर की पावर ने मुझ पर ये सील लगाया है जो कि तुम्हारे और तुम्हारे क्लान के दुश्मन हुआ करते थे। और एक हेवनली दाव जो होता है ना, वो भी यहाँ पर इस सील को ब्रेक नहीं कर सकता। इतना ज्यादा सील खतरनाक है ये। तो भूल जाओ कि मैं कभी आजाद होने वाला हूँ। तुम जाओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो अपने दुश्मनों से, क्योंकि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडला रहा है। लियान कहता है कि मुझे बस उसका नाम बताओ कि आखिर किसने तुम्हें यहाँ पर ट्रैप किया। वो मेरा दुश्मन हो, मेरे क्लान का हो, कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसका नाम जानना है। तो वो अज़ूर ड्रैगन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे एक क्लान का वो एक बंदा है। जब तुम्हारे फादर को मारा गया था, उनकी सोल को डिस्ट्रॉय किया था, तो उसी टाइम जाकर मुझे यहाँ पर सील करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहते हुए इतने टाइम से बचा रहा। लेकिन जब तुम मुझे छोड़ के गए तो उसके बाद वो जो सील उस टाइम से मेरे ऊपर मंडला रहा था, उसने काम कर दिया, उसने मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दिया। अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो शायद मैं कभी यहाँ पर ट्रैप नहीं हुआ था। और अब यही मेरी कब्र बन चुकी है जहाँ पर मैं कुछ टाइम के अंदर धीरे धीरे करते हुए मार जाऊंगा। लेकिन इलान कहता है कि फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचा कर रहूंगा, ये वादा करता हूँ तुमसे। बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अज़ूर ड्रैगन कहता है कि तुम्हें जो भी करना है ना 10 दिन के अंदर करना, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम बचा है, उसके पहले मैं मर जाऊंगा। तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक है, उम्मीद है कि जो तुमने कहा है तुम वो कर लोगे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि मैं मरने से पहले एक बार पूरी दुनिया को वापस से देखना चाहता हूँ। मैंने कितने साल गुजार दिए हैं इस एक गुफा के अंदर, मैं अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहता, मुझे बस एक बार धूप देखनी है, एक बार आसमान को देखना है। तो लीलन के पास वहाँ पर एक अजीब सा एक इंसेंस ब्लड ड्रॉप होता है, वो कितना कमाल का एसेंस है जिसके बारे में हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर यहाँ पर इस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल लीलन खुद कर ले तो वो अपनी कल्टीवेशन को और बूस्ट कर सकता है और वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन लीलन यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल उस अज़ूर ड्रैगन के लिए करना चाह रहा था, ताकि उसकी जो जिंदगी खत्म हो रही है, उसकी पावर खत्म हो रही है, उसको रिकवर कर सके। अज़ूर ड्रैगन कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर मेरे लिए ये करना चाहते हो, ये बहुत ही कमाल का ब्लड एसेंस, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम इसका इस्तेमाल मुझ पर करके वेस्ट मत करो। लेकिन लीलन कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। इसलिए लीलन वो ब्लड एसेंस को डाल देता है उस अज़ूर ड्रैगन के अंदर, जिस वजह से अज़ूर ड्रैगन को काफी अच्छा लगता है, वो थोड़ी अपनी पावर को रीगेन करने लग गया था। लीलन खुशी हो रही थी कि तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है, वो कहना चाहते हैं कि जो भी अंदर इंसान है ना वो बचेगा नहीं, हम उसको खत्म करने के लिए आए, ये जगह तुम्हारी नहीं, तुम यहाँ पर आए तो आए कैसे। लेकिन वो लोग थे कौन, यहाँ पर लीलन के साथ क्या करने के लिए आए थे, वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, अगर आपको पसंद आ रही तो आप नेक्स्ट एपिसोड लिख सकते हैं, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।